कि भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है और यहाँ की राजनीति जो है वो एकदम ऐसी है कि यहाँ चुने हुए 400-500 लोग, वो उनकी क्वालिटी क्या होती है इस पे मत जाइए, बायोडाटा पे मत जाइए, नहीं बड़ी तकलीफ होगी। वो 400-500 लोग राष्ट्र चला रहे हैं। उनको कहा गया है कि आप देश चलाइए, लेकिन वो राष्ट्र इसलिए चला रहे हैं कि राष्ट्र की परिकल्पना और राष्ट्र को चलाने वाले लोग दीनहीन हो गए हैं, लालची हो गए हैं, 2 रुपये किलो चावल में बिकते हैं, 1 महीने की बिजली में बिकते हैं। इसलिए नेता तय करते हैं कि राष्ट्र कैसे चलेगा। मेरा मानना है, मेरी थ्योरी है कि जिस दिन भी 85 करोड़ सनातनी हिंदू तय करेगा कि इस देश की इस परंपरा में, इस देश के इस मंदिर में ये होगा, तो सरकार करेगी। सरकार बहुत छोटी सी होती है, सरकार कई बंधनों में बंधी हुई होती है, इसलिए सरकार राष्ट्र नहीं चलाएगी, राष्ट्र सरकार चलाएगा। तो हम सब लोगों के पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि हम 5 साल तक खूब आपस में लड़ें। जिसको ब्राह्मण होना है ब्राह्मण हो, ठाकुर होना है, जिसको जो होना है हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार तय करें कि 5 साल में 30 सेकंड के लिए जब घर से निकलें तो आप ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, वो घर की चौखट के अंदर छोड़ के जाएं और बटन दबाते वक्त सिर्फ सनातनी होके वोट दें, तो भी सब कुछ हो जाए। इसलिए मैंने ये देखा है कि हम 5 साल तक कुछ भी होते हैं, लेकिन बटन दबाते वक्त ये मेरा है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे पास का है, ये करीब का है। आप देश चलाने के लिए पुरुषार्थी चुन रहे हैं। जो समाज अपनी बेटी के लिए लड़का चुनते वक्त इतने गोत्रों का ध्यान रखता हो, वो राष्ट्र के और समाज की और देश की सत्ता पे बैठाने के लिए उसका गोत्र नहीं पूछता है, किसी को भी बैठा देते हैं आप। और यही कारण है कि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग होंगे, लेकिन हम सब कुल मिलाकर के आखिर में सनातनी है। और जब दुनिया हमारा इतिहास लिखेगी, जब वीर सावरकर के बारे में तमाम चीजें होने के बावजूद भी वीर सावरकर को वो जगह इस देश में नहीं मिली, और सारा इतिहास रोमिला थापर के भाई बहन जो अंग्रेज वहां रहते थे उन्होंने लिखा है, आज तक किसी में यह हिम्मत नहीं हुई कि हम सच को सच कह सकें। हर आदमी का सच अपने स्वार्थों से होते हुए गुजरता है। इसलिए जब भी जरूरत होती है तो हम वही रटी रटाई बातें, झूठी बातें खूब जोर जोर से बोलते हैं। मैं नहीं जानता कि जब भी इतिहास का कोई इतिहासकार इस भारत के बारे में लिखेगा और लंबा बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो ये भी लिखेगा कि इसी धरती पे आचार्य चाणक्य हुए, इसी धरती पर भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, शिवाजी हुए, सावरकर हुए, सुभाष हुए। जिनके बारे में जितना लिखा जाए, जितना बताया जाए कम है। फिर वो कौन सी ऐसी समस्या हुई कि आपके साथ में मुसलमान भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ सनातनी हिंदू समाज वोट देते वक्त कोई आलू बांट रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई पानी फ्री कर रहा है। हमारा इतिहास लिखा जाएगा कि हम उनके वंशज हैं और 2 रुपये किलो चावल और 1 महीने के बिजली के बिल के फ्री में हम किसी को भी जता देते हैं। और नेता आपकी बोली खुले चौराहे पे लगा रहा है, तब न हमारा मान सम्मान को ठेस लगती है, न अपनी सभ्यता को ठेस लगती है, न अपने परिवार को ठेस लगती है, न जाति को ठेस लगती है। और इसी दौर में वो ये भी लिखेगा कि एक ऐसे आविष्कारक को भी आप जिता देते हो जो आलू से सोना बना देता है। इतिहास कब का लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है।
उसमें हम सब लोग शामिल होंगे, और मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए मैंने 15 साल से यह सफर शुरू किया है। मैं आपसे कोई विचार देने नहीं आया हूं, क्योंकि हमारे यहां हर चौराहे पे 4 विचारक मिल जाएंगे, अद्भुत अद्भुत लोगों के विचार हैं। लेकिन हम पिछले एक रफ एस्टीमेट ले लें तो 70-75 साल से हम करेक्ट बात बता नहीं पा रहे लोगों को। और संचार क्रांति के इस दौर में, जबकि किसी से कुछ छुपा नहीं है, इंफॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है, हमने जितना झूठ बोला है दुनिया में किसी ने झूठ नहीं बोला होगा। और जब भी कोई हमारे ऊपर सवाल उठाता कहते हम राम के वंशज हैं, हमारा झूठ नहीं, हम चाणक्य के। भाई साहब, वो चाणक्य राम थे, उनकी इमेज पे बहुत दिन हमने दुकान चला ली है, अब वो नहीं है। इसलिए ये सबसे बड़ा झूठ सनातनी हिंदू बोलते हैं। नेताओं को मैं मानता हूं कि नेताओं को झूठ बोलने, झूठ खाने की छूट होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इसमें इतनी प्रैक्टिकल बात है कि बिना झूठ बोले हिंदुस्तान, क्या दुनिया का कोई नेता नहीं जीत सकता। वो नेता अगर सच बोलेगा तो उसे कोई वोट नहीं देगा। इसलिए राजनीति में झूठ बोलना जस्टिफाई है। लेकिन इस सभा में आने वाले, बैठने वाले, सुनने वालों के सामने झूठ 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करना है, क्योंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे किसी के लिए ना वोट मांगना है आपसे, न किसी की सिफारिश करानी है। इसलिए कम से कम समाज सच बोले और पूरी ताकत से बोले। और इस 12-15 साल के सफर में, जब शुरू में मैं बोलता था तो लोग कहते थे कि क्या बेवकूफ़ी का काम कर रहे हो, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के ये कर रहे हो, और ये समाज कभी ऐसा करेगा नहीं। मैं तब भी होपफुल था, तब मुझे लगता था कि शायद किसी ने सही उस तरीके से बात अपनी रखी नहीं। हर आदमी अपनी बात करते वक्त उसमें कुछ अपना एजेंडा ज़रूर मिलाता था, कुछ तथाकथित विचार ज़रूर मिला देता था। और मुझे आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, और बात में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये सभा अगर उत्तर प्रदेश में या बिहार में हो रही होती तो हो सकता है कि वहाँ लोगों पे समय होता है और सभाएं, लेकिन मुंबई जैसे शहर में रात के 9 बजे मुझ जैसे साधारण आदमी को सुनने के लिए आप इतने डिसिप्लिन से बैठे हैं। नहीं, अब तक तो होटिंग होके होल बंद हो जाता। ये सबसे बड़ा चेंज है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। लोग चाहते हैं रातों रात बदल जाएगा। नहीं, समाज को जो घुट्टी पिलाई गई है झूठ की, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसके लिए आपको निष्पक्ष होकर अपनी बात रखना है और किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी को खुश नहीं करना। लिहाजा मेरा आपसे निवेदन है कि इस हॉल से निकलने से बाद कभी भी किसी से ये मत कहिए कि सारे धर्म बराबर हैं। ये जो बीमारी नेताओं ने फैलाई वो समाज ने ले ली। मैं कहता हूं समाज ऐसी बीमारी फैलाए कि नेता उसी पिच पे आके खेले। हमारे संस्कारों में, साहित्य में, सभ्यता में, मान्यताओं में, परंपराओं में धर्म का अर्थ क्या है? हम जब ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं तो हम एक कीचड़ की नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। धर्म शब्द हमारे साहित्य में उसका अर्थ होता है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। एक राजा का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक माता का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है, एक राजा का धर्म क्या है। राजा का बिलीफ नहीं है, उसका कर्तव्य, उसकी ड्यूटी है। और जब हम कहते हैं सारे धर्म बराबर हैं तो आप उसमें, क्योंकि आपको भाईजान के भी 4 वोट लेने हैं, तो आप कहते हैं इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदू सब एक ही है। नहीं, एक नहीं है। सनातनी हिंदू समाज इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है और जब तक यह ब्रह्मांड है तब तक सनातनी है। भगवान राम की कथा, कृष्ण की कथा, ये बहुत बाद की चीजें हैं। ये मंदिर की संस्कृति बहुत बाद की है, लेकिन हम धड़ल्ले से बोल रहे हैं
इसलिए बहुत सारे उर्दू के शब्द भी आप लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि जिन भाईजान ने आपको शेरो शायरी के तहत ताली बजवाई आपसे, और आप इस पराकाष्ठा पे पहुंच गए हैं कि अगर आपको कोई भरी महफिल में कह दे कि क्या आप मूर्खता की बात कर रहे हैं, तो शायद हमें बड़ा दुख पहुंचेगा, कई दिन तक हम सो नहीं पाएंगे कि मुझे भरी महफिल में लोगों ने मूर्ख कह दिया। लेकिन एक शायर जिसकी अभी वो अल्लाह को प्यारे हो गए, एक शायर आपकी हत्या की बात कह रहा है, एक शायर आपके ऊपर सवाल उठा रहा है और आप ताली बजा रहे हैं, प्रबुद्ध समाज बजा रहा है, और हम बिना जाने, ये हमको एक बीमारी है कि देखो हमें अच्छा दिखना है, मुझे सिर्फ अपने लोगों को अच्छा दिखना है, बाकियों को नहीं दिखना। क्यों मुझे हर एक की सहमति चाहिए, क्यों मुझे हर एक का अनुमोदन चाहिए? क्यों ये सनातनी हिंदू समाज को समस्या हो गई है कि जब तक शत्रु आपकी बात का अनुमोदन न कर दे तब तक आप महान नहीं कहलाएंगे। ये बीमारी है हमें। आप अपनी बात धड़ल्ले से कहिए, जिसको अनुमोदन करना है करे, जिसको नहीं करना है गेट लॉस्ट। मैं अपना शब्दों का अर्थ, अपनी विचारधारा भाईजान के लिए थोड़ी सी टेम्पर कर देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन भाईजान 1400 साल से उस आसमानी किताब जो बिना कॉरियर के आई है, उससे आगे पीछे होने को तैयार नहीं है। वो जो कुछ मायने में मैं मन से कह रहा हूं, उनकी किताब है, उस पर डिबेट नहीं करना चाहता। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बचपन में पढ़ी हैं, लेकिन वो आज तक उस कॉमा फुल स्टॉप पे हैं। अगर वो गलत भी हैं तो भी हैं। लेकिन आप जिन किताबों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, कथावाचक आते हैं, आप रोज उनमें टेम्परिंग कर देते हैं। भाई, ये कोई फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब नहीं है जो यूजीसी ने तय की है कि इस पे आप टेम्पर कर देंगे। धड़ल्ले से बड़े यहां कथावाचक इस देश में घूम रहे हैं, और मुंबई जैसी नगरी में धनाढ़ लोग 5-5 करोड़ रुपया देके उनकी कथा कराते हैं। 20 साल का बेटा बेटी आपके साथ आके बैठता है, वो आपसे सवाल पूछता है, आपके पास जवाब नहीं होता, और वो कथावाचक उस राम की कथा सुनाता है, उसके पुरुषार्थ की कथा सुनाता है। राम यूं चले थे, फिर राम ने ये किया, फिर ये किया, फिर सीता जी ने किया, और उसी कथा के अंदर मौला मौला अली अली भी आ जाता है। राम के समकक्ष कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा कि आप अपनी मूर्खता के चलते अच्छा बनने के लिए सबको साथ लेना है। हमको किसी को साथ नहीं लेना, सिर्फ सनातनी को लेना है। नेताओं को मैंने कहा कि उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको सबका वोट चाहिए, उनको अलाउ है। इस समाज को तो बिहेव दूसरे तरह से करना चाहिए। इसलिए ये जो रोजमर्रा में हम गलती करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम किसी को हीन भावना से देख रहे हैं, किसी को छोटा कर रहे हैं। हम ये हैं, हम यही हैं भाई। तिलक लगा के घर से निकले, भाईजान मिल गए, थोड़ा सा मिटा लिया। यार क्या बताऊं, मंदिर जाना पड़ता है। व्हाट आर यू डूइंग यार? किसने कहा है आपसे? मंदिर भी जाते हैं आप, तो मंदिर में जाने से पहले 15-20 अर्जियां लेके जाते हैं आप। बेटे की नौकरी लग जाए, बेटे के लिए अच्छा वर मिल जाए। अब वो जो मंदिर है उसको आपने ये समझ लिया है कि ये अर्जी डालने की जगह है, फिर यहां से अप्रूव हो जाएगी। और मंदिर में अगर आपकी दुआ, आपकी मन्नत, आपकी कामना पूरी नहीं हुई, आप मंदिर बदल देते हो यार। ऐसा है कि नहीं है? और मंदिर इतने, हमारे शिव का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, राम का मंदिर, मंदिरों की गिनती कमी नहीं है। लेकिन इतने मंदिर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाए तो चांद मियां क्या चले जाते हो आप? वहां नहीं हो तो अजमेर में सर मारते हो आप। क्या कर रहे हो भाई? ये आस्था का केंद्र जिसे आप मंदिर कहते हैं, मंदिरों का निर्माण जब भी हुआ होगा शुद्ध रूप से साइंस पे हुआ। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें जाते, क्यों ये 12 ही क्यों हैं? ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्यों है? क्यों शिवलिंग पे पानी चढ़ाया जाता है? हमारे लोगों को जो काम बताना था, क्योंकि वो पंडित जी को भी टिकट चाहिए, वो भी लाइन में लगे हुए हैं। अरे पंडित जी,
आप इस कार्य को कर रहे हैं, इसको तन्मयता से करें और अच्छा करें, और इसको सिंप्लीफाई तरीके से नए बच्चों को बताएं कि ये शिवलिंग ऐसा है और ये इसलिए बनाया गया है, इसके पीछे वो नहीं बता पा रहे क्योंकि उनको खुद नहीं पता है बेचारों को। हाँ, बस प्रसाद चढ़ा दो, दान दे दो, खत्म कहानी। ये ज्योतिर्लिंग जो बने हुए हैं महाकाल उज्जैन से लेके वहां तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में बने हुए हैं, और उस समय मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आप जो हैं पिछले कितने सालों से कि मैं कौन हूं ये भूल गए हैं। आप अपने होने पे आपको पता ही नहीं कि आप हैं क्या। आप एटम बम थे और आप पटाखे की तरह बिक रहे हैं। ये जितने ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बने हुए हैं, और ये शिवलिंग जो ऐसा नहीं है कि वो 2 फीट का एक शिवलिंग रखा। ज्ञान व्यापी जो बनारस में, जिसका जिक्र आप सब ने भी सुना होगा पिछले 3-4 महीने में, ज्ञान व्यापी में जो शिवलिंग है वो 90 फीट गहरा है। और ये शिवलिंग अगर आप निकाल के देखें, आज के बच्चों से कहिए, तो ये जो रेडियो एक्टिव की जो लाइन है उसी के ऊपर बने हुए हैं। उस जगह उसे वो कंट्रोल करते हैं और वो शिवलिंग नीचे तक होता है, और उस पर लगातार पानी इसलिए डाला जाता है कि रेडियो एक्टिव की रेस को वो कंट्रोल करता है ताकि वो ठंडा रहे। और उससे निकलने वाली रेस जब आप मंदिर में कहते हैं कि मुझे अच्छा सा लग रहा है, वो आपके शरीर पे पड़ने के बाद उसका रिएक्शन होता है, वो आपको अच्छा लगता है। सब कुछ साइंटिफिक है आपका। पूजा पद्धति, उठना बैठना, खाना चलना फिरना सोना, सब कुछ था, आपने बिगाड़ दिया उसको। आपकी मांग और डिमांड इतनी हो गई है कि अब वो पूर्ति नहीं हो सकती उसकी। आप जड़ से कट गए हो। इसलिए आपको हर चवन्नी छाप आदमी, कभी कहीं निकिता सूटकेस में मिल रही है, कभी कोई बेटी फ्रिज में मिल रही है। इसके लिए आप दोषी हैं, मैं दोषी हूं। आपको अपने बच्चों से बात करने का समय नहीं है। पिताजी करोड़पति हैं, रात के 1 बजे आए, उन्होंने पूछा, हाँ भाई तुमने कुछ किया आज, तुम्हारे कितने नंबर आए, पास हो गए तो अब कौन सा कोर्स करोगे। तो 3-4 वाक्य के अलावा पिताजी के पास टाइम नहीं है। पिताजी तो धन कमा रहे हैं, उसमें 4 गाड़ियां होनी चाहिए, 5 मकान होने चाहिए, यहां होना चाहिए। वो गाड़ी कमाने से आपका परिवार नहीं चलने वाला। आपके घर में जो बच्चे हैं उनको एटम बम बना दीजिए, हजारों साल तक आपका नाम रहेगा। चाणक्य का कोई परिवार का नाम लेने वाला है, लेकिन कुछ किया होगा तो हमने नहीं देखा, तब भी आज हम चाणक्य को अपना हीरो मानते हैं। सब कुछ आपको करना है, किसी और से करना ही नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मैं जब आ रहा था तो मुझे कई सारी बातें यहां के बारे में बताई गई। अभी भारतीय पूरा देश के अंदर ये जो अभी पाकिस्तान के साथ थोड़ी छेड़खानी हुई है, उसको लेके अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। लोग खुश भी हैं, कुछ का कहना, जो लोग अपने बिस्तर से उठ कर के अगर पत्नी पानी ना दे तो नहीं लेते, वो लोग बिस्तर पे लेटे लेटे कह रहे हैं मोदी ने युद्ध क्यों रोका। मोदी को वहां नहीं मारना चाहिए था, यहां हरे रंग की वर्दी नहीं है पूरे खानदान में किसी के पास, लेकिन लोग चलते फिरते ज्ञान बांट रहे हैं, फौज को, मोदी को, अमित शाह को। अरे भाई, जिस सब्जेक्ट को नहीं जानते जरा चुपचाप देखते तो रहो, फिल्म तो अभी शुरू हुई है। लेकिन हर आदमी हर बात पे क्यों बयान दे रहा, उससे आप कमजोर बनते हैं, समाज में बात फैलती है तो पता चलता है क्या ये मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। जब जब इस्लामिक वर्ड का नाम आएगा, इस्लाम का नाम आएगा, बिना इस्लाम की ABCD जाने बगैर अपना ज्ञान मत दीजिए। एक शब्द है जिसे कहते हैं जंग, सुना है ना?
तो जंग का हिंदी में क्या पर्यायवाची है? युद्ध। किसने बताया? कहां पढ़ा आपने? ये यूजीसी के महामूर्खों ने तय किया और आपने जंग का मतलब युद्ध बताया। दो अलग अलग फिलॉसफी है। युद्ध क्या है? महाभारत का युद्ध हुआ था या महाभारत की जंग हुई थी? बताइए। युद्ध हुआ था ना। युद्ध के नियम होते हैं। सुबह सूरज निकलेगा, युद्ध शुरू होगा और शाम को अस्त हो जाएगा, तो दोनों तरफ से युद्ध विराम होगा। ये वाला विराम नहीं जो अभी चल रहा है। और फौजें अपने अपने कैंप में जाती थीं और विरोधी, ये जो आपका शत्रु जो आपके सामने लड़ रहा होता था, तब भी इस यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के वैद्य उस कैंप में भी जाते थे और उनको भी दवा लगाते थे। और फिर उद्घोष होता था, फिर सुबह युद्ध शुरू होता था। ये युद्ध के नियम हैं, इसलिए युद्ध शब्द है। जंग क्या है? अक्सर आपने सुना होगा, आप तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पास से देखते हैं, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। ये सुना आपने, है ना? जंग का कोई नियम नहीं है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जंग लड़ रहा है पिछले 70 सालों से, और आप युद्ध पे अटके हुए थे कि नहीं हम ये नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, युद्ध का एक नियम यह भी है कि शत्रु क्या करता है, इस पे युद्ध के नए नियम तय होंगे। इसलिए इजराइल में भी एक घटना घटी और एक भारत में भी घटना घटी। इजराइल के पर्यटक कहीं छुट्टी मना रहे थे, वहां भी भाईजानों ने उनके साथ अत्याचार किया। और आपके सनातनी हिंदू बच्चे भी पहलगांव में थे, घूमने गए थे, उनकी भी हत्या उसी तर्ज पे की गई। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी। इजराइल ने उस घटना के बाद क्या किया? ना यूएनओ गया, न किसी से पूछा, न किसी की सहमति ली। जो वो कर सकता था, वो जो गाजा पट्टी पे जहां पे भाईजान रहते थे, उसे गजक पट्टी बना दिया उसने। भारत ने इस 70 साल के इतिहास में पहलगांव में जो हुआ, एक तो मेरी उन नेताओं से बड़ी शिकायत है और कुछ तथाकथित समाज के विद्वानों से भी, कि जब आपको चोट लगती है तो आप अपने दर्द को बयान करते वक्त इतने कंजूस क्यों हो जाते हैं? अगर आपको चोट लगी है तो इतना शोर मचाइए पूरी दुनिया में कि हमें चोट लगी है, लेकिन जब हमें चोट लगेगी तो हम उसको छुपाएंगे, तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि आपके चोट लगी है? मैं अभी कल परसों भीलवाड़ा में था, वहीं से आ रहा हूं। उससे पहले मैं बस्तर में था। एक मौजूदा विधायक और एक पूर्व और अभूतपूर्व विधायक थे मंच पर, और सबको पता है कि इस देश में बीजेपी की सरकारें जहां जहां हैं या बीजेपी के एमएलए एमपी हैं, कम से कम ये 2014 के एमएलए एमपी हैं। उससे पहले वालों के बारे में तो बात ही मत करो। मंच से खड़े होकर के 10-10 हजार की सभा में मुझे मंच पे बैठा, उनको ये भी पता नहीं कि जिस आदमी को बुलाया वो अभी कपड़े उतार देगा थोड़ी देर में। मैं कुछ भी घर लेके नहीं जाता, हिसाब बराबर करके जाता हूं मैं। मंच पे आई, वो हिंदुत्व की बात कर रही हैं, वो मंच पे कह रही हैं पहलगांव में कोई 25-26 लोगों को मार दिया गया था, मुझे बड़ा अफसोस है। वो दूसरे एमपी आए, उनका पर्यटकों की हत्या हो गई थी। कितना कंजूस, कितना मक्कार है हिंदू। यह कहने में क्यों तकलीफ है कि पहलगांव में सनातनी हिंदुओं की आस्था पूछ पूछ कर इस्लामिक आताताइयों ने हत्या की है। ये शब्द से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मारे, ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बस का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें मार दिया है, पर्यटक मरे हैं।
आपको रोना भी नहीं आता कि हम रोएं तो दुनिया को पता तो चले ये रो क्यों रहा है। अपनी बात को इतना छोटा बनाएंगे और दूसरे की बहुत बड़ी बात कर देंगे, ये बीमारी है हमारी। तो हमारे यहां भी पहलगांव में कुछ हुआ। भारत की जो संवैधानिक स्थिति है, जो हमारे यहां फोर्सेस को मोटो बताया गया है, अब मैं नहीं जानता कि गांधी जी के चेलों ने क्या सोच के बनाया था, उन्हीं से ज़्यादा प्रेरित थे लोग। कहा कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जाने कहाँ से ली है भगवान जाने, लेकिन भारत की युद्ध की पॉलिसी के बारे में ये हमारे यहाँ फिक्स है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। हम इतने बहादुर लोग हैं, इतने बुद्धिमान लोग हैं कि हम पे कोई हमला करेगा, हम बच गए तो फिर जवाब देंगे। हमला नहीं करेंगे भाई, हम बच गए तो गांधी जी की लठियां लेके जाएंगे। इसको आप इस रूप में देखते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी 2-3 सभाओं में पूछा कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैंने कहा आपके पास सवाल हैं, आप मैदान में नहीं खड़े हैं। यही युद्ध अभी 15 दिन और चल जाता और गलती से आटा महंगा हो जाता तो त्राही त्राही मच जाती। तो मेरा मानना यह है कि जंग के नियम को समझे बिना जंग करने वालों से नहीं जीत सकते। जंग में सब जायज है, इसका मतलब रेप, मर्डर सब कुछ जायज है। और यह पॉलिसी हमारी 2 जो बड़े युद्ध हुए उसमें देखने को मिलती है। 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में नियाजी के अंडर में सेना लड़ रही थी। तो आपने वो किताब पढ़ी नहीं है, वो पाकिस्तान के लोगों ने किताब लिखी है। यानी आप सोचो कि क्या कंसेप्ट है। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी फौजियों ने मास रेप किया, मास रेप। और उस रेप के बारे में यह लिखा है कि हम इनकी अगली नस्ल अच्छी पैदा हो इसलिए हमने किया। इस पे न किसी पाकिस्तान के आदमी को, न इस्लामिक वर्ल्ड को कुछ नहीं कहना था। हम उन लोगों से युद्ध करने की बात कर रहे हैं। 93,000 पाकिस्तान के फौजी आपने पकड़े, 1.5 महीने तक या 1 महीने तक आपने रखा और उनको खुरच न लगे हमने उन्हें वापस कर दिया। अब वो जो वापस करने वाले लोग थे वो इस समय अपोजिशन में बैठे हुए हैं। लेकिन ये युद्ध के नियम के तहत हमने किया, क्योंकि हमारा जो लीनेज है वो वहां से है। उन्होंने क्या किया, युद्ध हुआ, भारत का एक फौजी, ये यूएन के चार्टर कहता है कि फौजी अगर उस देश का इस देश में आ जाए या इस देश का उस देश में चला जाए तो फौजी इंडिविजुअल जिम्मेदार नहीं है, वो उस फौज का रिप्रेजेंटेटिव है। उस फौजी के साथ में कोई भी अमानवीय बर्ताव नहीं होगा। ये यूएन का चार्टर है, कहता है। लेकिन उनको यूएन को कहां मानना है। एक फौजी भारत का पाकिस्तान की तरफ रह गया था, इस बार नहीं, पिछली इस बार तो कुछ रही नहीं है। इस बार तो फौजी गए नहीं, कुछ और ही गया है। तो सौरभ कालिया की इस्लामिक राष्ट्र की फौज ने, जो जंग में विश्वास रखती है, जिसमें सब कुछ जायज होता है, सौरभ कालिया की दोनों आंखों को चाकू से निकाला और उसे वापस भेज दिया आपके पास। हम इसी पे अटके हुए थे। भारतीय राजनीति और भारत के अंदर ये बदलाव आने वाली पीढ़ियों के लिए याद रखेंगी कि भारत ने इस बात का इंतजार नहीं किया, क्योंकि पहलगांव में कोई हमला थोड़ी नहीं हुआ था। पहलगांव में पाकिस्तान की फौज नहीं आई थी, लेकिन
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का, उनके आतंकियों का, जो कि पार्ट है वहां की सेना का, उन्होंने एक एक्ट आपके अंदर किया। तो आप इस इंतजार में नहीं बैठे कि अब क्या करना है। इससे पहले कि वो कुछ करता, हमने रात में उनको तारे दिखाए हैं। ये पहली भारत की राजनीति और एयरफोर्स, नेवी और आपकी आर्मी का पहला बदलाव है, जो चाणक्य कहता था अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और पहली बार आपने किया है तो त्राही त्राही मची हुई है। ये बदलाव है। इसलिए उर्दू में ऐसे ऐसे शब्द हैं कि आप वाह वाह करते हैं, आहा बिना जाने। इसलिए वो जो शायर चले गए, बहुत खूबसूरत थे वैसे, वो इंदौर के रहने वाले थे, अल्लाह उनको जन्नत में रखे। वो आपसे कह रहा है, आपके मुंह पे कह रहा है। इतने सम्मानित लोग हैं, अगर कोई छोटी सी बात मेरे मुंह से निकल जाएगी तो आपको चोट लगेगी, लगनी चाहिए। लेकिन एक आदमी अपनी शायरी में आपको गाली दे रहा है और आप कह रहे हैं वाह 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 वाह, क्योंकि बस आपको पता है वाह वाह कहने से ही पता चलेगा कि हम उर्दू के भी जानकार हैं। वो कह रहा है कि जो आज साहिबे मसनद हैं, इस लाइन का मतलब ही नहीं पता हिंदू को। उसे लगा बस शेर शायरी चल रही है, और उर्दू न जाने वगैरह भी ताली बजानी चाहिए, नहीं तो लोग कहीं समाज में न समझे कि उर्दू नहीं जानता है। मसनद कहते हैं गोल तकिए को, राइट। तो जब राजा महाराजा उस जमाने जब राज चलाते थे तो गोल तकिया पीछे लगा के बैठते थे, और अक्सर आपने गोल तकिया लिए हुए एडवीना के साथ फूल वाले चचा को देखा होगा। देखा है वो तकियों से खेल रहे हैं जैसे बच्चे घर में खेलते हैं। तो अक्सर तस्वीर बड़ी चलती है, एडवीना तकिया उठा के उनको मार रही है, वो उनको मार रहे हैं। वो गोल तकिए को, उस पर राजा बैठते थे। तो उसके शेर की पहली लाइन ये है कि जो आज सत्ता में हैं, वो खुली चुनौती के साथ 85 करोड़ हिंदुओं से कह रहा है कि जो आज सत्ता में हैं, ये किराएदार हैं, मकान मालिक नहीं है। और हम वाह वाह करके ताली बजा रहे हैं। तो ये जो आधे से ज्यादा कंफ्यूजन है वो हमारे अंदर है। आपके शत्रु ने कभी भी किसी भी क्षण झूठ नहीं बोला। हम इतने झूठ बोल चुके हैं कि अब अपने शत्रु से उम्मीद करते हैं तुम भी झूठ बोलो, और वो नहीं बोलता तो कहते हैं ये बड़े कट्टर है। कट्टर शब्द किसी भाषा में नहीं, ना उर्दू में, ना हिंदी में, ना अंग्रेजी में। मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। इसमें कट्टर क्या है? उनके यहां बताया गया है, वो पढ़ता है। आपके यहां बताया नहीं, बताया गया और आप करते नहीं हो तो आप लिबरल हो, ये अच्छी बात है भाई। आप जिस बिलीफ को मानते हो, जीते हो, उसको नहीं करते तो आप लिबरल हो। वो करता है तो वो कट्टर है। कहां की फिलॉसफी है भाई? आप शंकर भगवान का पूजा करते हैं, करिए। आप राम की पूजा करते हैं, लेकिन करिए तो सुविधा के अनुसार पूजा नहीं होती है। सुविधा के अनुसार समय नहीं बदला जाता है पूजा का। और फिर वो 5 वक्त क्या कहता है? तो एक नया नैरेटिव चला, मंदिर मस्जिद एक ही है। ये किस फिलोसोफर ने बताया? ये इससे हमारे बारे में दुनिया क्या सोचती होगी कि ये कुछ भी बोल देते हैं यार, और हमको बड़ा करेक्ट होने का दिखता है। देखो ये मंदिर है, ये मस्जिद है, यहां वो अपनी पूजा करते हैं, वहां हम अपनी पूजा करते हैं। ये भी नहीं पता कि 5 बार जो वो अजान देता है उसमें कहता क्या है, वो भी नहीं पता। लेकिन हमने देखा है नेताओं की तो खैर मजबूरी है, भाषण दे रहे होंगे, अजान हो जाएगी, ऐसे रुक जाएंगे, बस नहीं चलता, नहीं अजान ही पढ़ने लगे हैं। अजान में वो 5 बार कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भी पूजा या इबादत के लायक नहीं है। अब अगर कोई हिंदू कल खड़े होकर के कहीं से ये कहना शुरू कर दे कि भगवान राम के अलावा इस देश में किसी और की पूजा नहीं की जा सकती, तो काले कोट वालों को फौरन हेट स्पीच नजर आ जाएगी। तो आपकी थ्योरी गलत है।
उसके कुरान का सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में वो फरमाता है कि जो मेरे अल्लाह पे विश्वास न लाए, जो मेरे अल्लाह पे यकीन न लाए, उसका कत्ल जस्टिफाई है। वो 1400 साल से उस नुक्ते से इधर उधर नहीं हुआ। आपने अपनी सुविधाओं के हिसाब से कई रामायण चलाए रखी हुई हैं। आपने अपनी सुविधाओं के अनुसार से दुनिया का सबसे बड़ा फिलॉसफर, उस फिलॉसफी को इतने सालों के बाद भी कोई चैलेंज नहीं कर पाया, उस फिलॉसफर कृष्ण को आपने माखन चोर और गोपियों के कपड़े लेकर के छत पे बैठने वाला बना दिया आपने। उसकी कोई और तस्वीर ही नहीं है, उसकी कोई फिलॉसफी नहीं है। जितने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध में पूरी फिलॉसफी देखे, कायर अर्जुन को क्या क्या नहीं कहा खड़े होकर के, और धर्म और अधर्म की बात सिखाई। वहां की चिंता बहुत बार ये जिक्र आता है, लेकिन तब भी नहीं सीखा कि वो क्या कह रहे हैं। जब अर्जुन जो उसके खिलाफ थे, जो अधर्म के खिलाफ थे, अधर्मी थे, जो अपनी ड्यूटी से, कर्तव्यों से विमुक्त हो गए थे, उन्होंने अपने पूरी उस स्पीच में यही कहा कि अर्जुन, अगर तेरे माँ बाप, तेरे अपने सगे संबंध भी अगर उधर हैं तो वो अधर्मी हैं। बाण उठा और इनका नाश कर, यही तेरा कर्तव्य है। हमने वहां भी नहीं सुना, क्योंकि हम वही सुनना चाहते हैं कि जिससे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। महाराष्ट्र के लोगों ने बड़ा काम यह किया कि छत्रपति शिवाजी को महाराष्ट्र से निकालकर आपने आसाम तक पहुंचा दिया। और जब यहां से वहां लोग पहुंचे तो तब लोगों को पता चला कि आसाम में छत्रपति शिवाजी का एक रेप्लिका है जिसे लचित फूकन कहते हैं। वो ईस्ट का शिवाजी कहलाता है। लेकिन आप सबसे विनम्रता के साथ मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से आपने छत्रपति शिवाजी के बारे में, जो शिवाजी को नहीं जानते थे, जो महाराष्ट्रियन लैंग्वेज नहीं जानते थे, उनके पूरे पुरुषार्थ को दुनिया भर में फैलाया, आपने सावरकर को महाराष्ट्र में ही कैद कर दिया। सावरकर यहां से निकले तो गाली देने वाले तो बहुत थे, लेकिन सावरकर असली में क्या है वो असली लोग भी नहीं जानते थे। उनका साहित्य उतना हिंदी में नहीं आया, इसलिए सावरकर के बारे में हर सड़क छाप कुछ भी बक रहे हैं। मैं आज भी मानता हूं कि सावरकर जैसा विजनरी कोई नहीं था, कोई नहीं था। इसलिए ये तो हम सुनिए पानी इसलिए दे के गए मैं पानी पीऊं, और आधे घंटे बाद कहेंगे ये पानी पी पी के दे रहा है। और बिना पानी पिए भी मैं सुबह तक बोल सकता हूं, चिंता की बात नहीं है। डोंट वरी। तो सावरकर को लेकर के हमारे हिंदू लीडरों में भी, आई एम वेरी ब्लंट, उनके अंदर भी था, नहीं ये थोड़ा सा ऐसा है, थोड़ा सा वैसा है। यहां महाराष्ट्र आएंगे तो सडनली बहुत सावरकर के पैरोकार हो जाएंगे, सावरकर की बात करेंगे, सावरकर माने सच, सावरकर माने, ये सब तो हुआ। लेकिन इसी देश में सावरकर का जब तैल चित्र पार्लियामेंट में लगना था तो जो उस कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने नाम ही नहीं प्रपोज किया। लेकिन मैं उसका गवाह हूं, इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का एक सपूत, वो किस पार्टी के थे किस पार्टी के नहीं थे, दैट इज नॉट माय इंटरेस्ट। आप ही के महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े लीडर, लोकसभा के स्पीकर थे, और उस समय शिवसेना कुछ और थी और आज की शिवसेना कुछ और है। और स्पीकर उस कमेटी का मेंबर होता है। तो सावरकर का तैल चित्र लगने के लिए मीटिंग जो होती है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। पता नहीं, मैं नहीं जानता क्या उनके मन में थी नहीं थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं आउटकम पे जाना चाहता हूं।
तो कहा तो उन्होंने कि सावरकर का तैलचित्र के बारे में मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन जब मीटिंग हो गई तो पता चला कि उन्होंने सावरकर का नाम ही प्रपोज नहीं किया। और ये बात उस महाराष्ट्र में, अब वो नहीं है इस धरती पर, उनका नाम था मनोहर जोशी, वो स्पीकर थे, मनोहर जोशी जी थे ना, उन्होंने बड़ा काम किया। अब ये काम पब्लिक में नहीं आते क्योंकि बहुत लोग नहीं कहते, लेकिन हमारी जिंदगी में यही आया है कि जो पब्लिक में नहीं है उसे पब्लिक में लाना है। उन्होंने एक टेलीफोन दिल्ली से यहां उनको कहा, जो ये कहता है, जिससे कोई ये सवाल पूछा किसी ने कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में आपका हाथ था, बोले मेरा हाथ नहीं पैर भी था। उनको फोन किया और उनको ये किस्सा बताया, तो उन्होंने एक फ़ोन यहाँ से कहा उस वक्त के प्रधानमंत्री को कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ। उनको मालूम था कि ये दिल्ली जाएंगे तो क्या होगा। शाम को दोबारा मीटिंग करी और सावरकर का तैलचित्र पार्लियामेंट में लगे, इसको अप्रूव किया और लग गया। अब ये बात जो पार्लियामेंट जाएगा उसी को पता होगी, आम जन को तो नहीं पता होगी। लेकिन कैसे किस काम को करना है, कब करना है, कितना बताना है, कितना दिखाना है, ये 2014 वाला इसका एक्सपर्ट है। भारत की संसद नई बनी, बन के वो तैयार वैयार हो गई, कुछ अधूरी थी। ये सब आपके सामने की घटनाएं हैं, कोई मैं 100 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ। ये संसद अभी बनी, जाके रिवाइंड करके देख लीजिएगा। संसद अधूरी थी 2014 में जो आए थे, उन्होंने ये घोषणा की कि 28 मई को संसद का इनॉग्रेशन होना है। अब जिनका जीवन आलू से सोना बनाते में गुजर गया है, उनको 2 दिन के बाद नहीं, 28 तारीख की शाम को पता चली कि इसने 28 तारीख को संसद में जो इनॉग्रेशन का पत्थर लगाया है, 28 मई को सावरकर का जन्मदिन होता है। तो जो भी पार्लियामेंट जाएगा वो पूछेगा भाई 28 मई को क्यों कहें, 29 को क्यों नहीं? तो सावरकर को अंदर भी और बाहर भी, और जो पुरानी संसद में इतना सा चित्र था, इसने इतना बड़ा लगाया है कि सबको सावरकर नजर आएंगे वहां। तो इतिहास किताबों में बदला जाएगा, कब बदला जाएगा, कैसे बदला जाएगा, लेकिन इतिहास को इस तरीके से भी खड़ा कर दिया जाता है कि दुनिया देखे। सावरकर को इस भारतीय राजनीति में सबसे अलग थलग किया गया। ऐसे ही ईस्ट का एक शेर था जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, उसको भी अलग थलग किया गया। 1945 की एक झूठी प्लेन की क्रैश की थ्योरी में उनको मरा हुआ दिखा दिया। और इतने, मतलब इससे पता चलता है कि इसकी जो आलू बनाता ना, इसकी गलती कम है, इसके पूर्वज भी ऐसे ही थे। एक तरफ तो आप 1945 में प्लेन क्रैश में सुभाष को मरा हुआ दिखा रहे हैं, और 1958 तक उनके घर के बाहर आईबी लगा करके उनकी जासूसी करा रहे हैं। अब उसका तो कोई परिवार का है नहीं, इसलिए सावरकर के परिवार के लोग गए हों कि साहब सावरकर के नाम पे हमें टिकट दे दो, या ये दे दो, या ये करा दो। ये सोचिए कि सावरकर का कोई वारिस नहीं है, लेकिन उनके काम, उनके विजन के कारण उनका रिकॉग्निशन भले ही देर में हुआ हो, लेकिन हुआ तो दुनिया की सबसे बड़ी संसद के अंदर हुआ। इसलिए आप रहे न रहे, आपके पिताजी ने क्या किया नहीं किया, कोई ना कोई आएगा और वो पूरा कर देगा। सुभाष चंद्र बोस के परिवार का एक भी आदमी राजनीति में नहीं है, और ना ही भारतीय जाति के हिसाब से उनकी जाति ऐसी है कि साहब कुछ लोग 150 जीत जाएंगे तो करेंगे। लेकिन उसी सुभाष चंद्र बोस, जहां इस सो कॉल्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया और ट्रांसफर ऑफ पावर जो 15 अगस्त को हुई थी, तब से लेकर के लंबे समय तक जो शख्स भारत में अंग्रेजी राज लाया था, जॉर्ज पंजम की मूर्ति इंडिया गेट पे लग रही थी। बाद में उस पर बवाल हुआ, पर उसको उठा करके
एक कोरोना पार्क में रख दिया गया दिल्ली के। फिर कुछ महान कांग्रेसी आए कि भाई यहां इंदिरा गांधी की मूर्ति लगनी चाहिए। ये सब मेरा जमाने की बात है इसलिए बता रहा हूं। तो कितनी शुरूढ़ है वो लोग कि भाई यहां इंदिरा गांधी की मूर्ति लगनी चाहिए, बना के लाए। फिर विरोध किया, नहीं यहां गांधी, और गांधी की मूर्ति इतनी बड़ी बनाई कि वो उसमें फिट ही नहीं हो रही थी। बोले इसे हटा दो, इंदिरा की लगेगी। तो राजनारायण, जो आपने देखा होगा हेल्थ मिनिस्टर थे, बिल्कुल ही अलग किस्म के थे, उन्होंने शायद इंदिरा को हराया था, उन्होंने लगने नहीं दी इंदिरा की मूर्ति। तब से संसद के सामने जो राजपथ है उस इंडिया गेट की कनोपी में किसी की मूर्ति नहीं लगी। एक साधारण से परिवार का हमारा दोस्त, जर्नलिस्ट, हिंदुस्तान टाइम्स का, उसको क्या धुन थी। जब मोदी सरकार में आए भी नहीं थे, मोदी कभी दिल्ली आएंगे ऐसा नहीं था। जने कहां कहां जाकर के उसने रिसर्च की, हर उस जगह गया जहां सुभाष चंद्र बोस 1 घंटे के लिए भी ठहरे थे। सब उसने अपनी जेब से पैसा खर्च किया। लोग उसको जानते नहीं थे, लेकिन उसने जो भी कुछ किया, हमने कहा आप जो कुछ करोगे उसको पब्लिक तक हम पहुंचाएंगे। खूब चिल्लाए, जहां जहां हमको जगह मिली हमने अपनी बात रखी। और एक दिन प्राइम मिनिस्टर ने उनको बुलाया, अपने ऑफिस बुलाया। और मैं ये नहीं मानता कि उनके दिमाग में नहीं था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस पार्टी में सब विद्वान ही लोग हों। उन्होंने सारे कागज़ लिए, अपने पास रख लिए, और 6 महीने के बाद एक दिन घोषणा हुई कि 26 जनवरी जो 24 जनवरी से शुरू होती थी, अब वो 23 जनवरी से शुरू होगी। 23 जनवरी को सुभाष पैदा हुए थे, और जब तक कुछ लोग जो सुभाष को मारना चाहते थे, जो सुभाष को समाप्त करना चाहते थे, उसके चंद दिन के बाद छत्तीसगढ़ से एक बहुत बड़ा पहाड़, जिसकी कोई ग्रेनाइट की कोई हाई क्वालिटी होती है पहाड़ की, वो पहाड़ का पूरा एक टुकड़ा काट करके दिल्ली ले जाया गया। और जो सबसे उनके विश्वास पात्र थे प्रधानमंत्री के, उस आदमी को दिया। और पता ये चला कि सुभाष की 28 फीट ऊंची मूर्ति इंडिया गेट पे लगा दी गई है। तो हम लड़ाई को लड़ने का दूसरा रास्ता, क्योंकि ये वो भी जानते थे कि अभी जरा सा छुएगा, देखो साहब ये तो भारत की शिक्षा पद्धति बदलना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत है ना वो वाली है, शोर बचा करके आप कैसे कंफ्यूजन पैदा करें। तो उसको मालूम था कि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, इसमें इतना विवेक होगा, इतना हंगामा होगा, और फिर ये होगा, और वो पता नहीं कब बच्चे पढ़ेंगे, कौन उस किताब को पढ़ेगा। अब उसने वहाँ खड़ा कर दिया, अब दुनिया देख रही है। तो मेरा जो आपसे विनम्र निवेदन है कि चीज़ों को थोड़ा सा धैर्य रखें। 1000 साल से तो हम बोले ही नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं। आप चाहते हैं सब कुछ अभी कर दो। आप अपनी भूमिका तय करें कि मैं इस यज्ञ में क्या कर सकता हूं, और जो कर सकते हैं उसे अपनी ईमानदारी से करिए और घर चले जाइए। ये मैं आपके सामने पूरे दावे से कह रहा हूं। हमने भी 20 साल तक मीडिया में बहुत चीजें पास से देखी थी। हमको जब हमने शुरू किया था तो कोई मन में किसी किस्म का कंफ्यूजन नहीं था, ये लेना है ये नहीं लेना, उन्होंने नहीं बुलाया, उन्होंने रिकॉग्नाइज। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, अब ऐसे हालात हो गए हैं कि मैं सच बोल रहा हूं, लोग मुझे झूठा मान रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हें वो जानते हैं और वहीं से कागज आता है तभी तुम बोलते हो। मैंने कहा भाई मैंने सामने से नहीं देखा, कागज की बात छोड़ दे भाई। तो आप कौन सा एजेंडा कैसे रखें, किस तरह रखें कि आप जो चाहते हैं वो हो जाए। या तो ये कहिए उस एजेंडे को आपने इसलिए उठाया है कि आपको कुछ मिल जाए, ये हमको चाहिए नहीं। कोई देने भी आएगा तो हम मना कर देंगे उसको। बाल वीर दिवस मनाया जाता था इस देश में, क्योंकि इस देश में जितने 84-85 करोड़ हिंदू थे, सब कायर डरपोक थे। बाल दिवस सिर्फ एक पुरुषार्थी जो हिमालय पे चढ़ गया था,
समुद्र के अंदर कूद करके वहां से हीरा ढूंढ के लाया था। उस 14 नवंबर को पैदा होने वाले के नाम पर बाल दिवस मनाया गया। ढूंढ रहे लोग कि इसने क्या पुरुषार्थी काम किया था। जब भी उनका पुरुषार्थ की कहानी पढ़ो तो एडवीना नजर आ जाती है, कहीं इसके अलावा नजर नहीं आए वो। लेकिन बच्चे जब ये पूछेंगे तो मुझे बताइए, पिता और मां क्या बताएंगे कि 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते थे? कौन सा ऐसा पुरुषार्थी काम था, कौन सा ऐसा गर्व का काम उन्होंने किया था जिसको बच्चे पढ़ के वो बने? बल्कि मैं तो अच्छा ही है कि इस बीच में बच्चे वो नहीं बने जो वो थे। इतने ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि सावरकर को लेकर के तो इस देश में इतना भयानक वो है, एक पार्टी लगातार उनको, नहीं साहब ये तो ये नहीं थे, दुनिया जमाने की बात, आप श्रद्धांजलि की बात छोड़ दीजिए। लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, 1961 में फूल वाले चचा की दोस्त एडवीना माउंटबेटन इंडोनेशिया के एक टापू पर ठहरी हुई थी और उनका हृदय गति रुक जाने से देहांत हो गया। अब मैं ये बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आप कहां से चले थे और आप इस 10 साल में चाहते हो कि दुनिया में सबसे तेज भागने लगे। 61 में उनका देहांत हुआ। भारत की संसद के अंदर एडवीना माउंटबेटन को श्रद्धांजलि दी गई, जबकि दूर दूर तक कोई उनका संसद से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दी गई। और 79 में एडवीना माउंटबेटन के ओरिजिनल पति लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, यहां इंग्लैंड में एक मूवमेंट चल रहा था कुछ हिस्से को अलग करने के लिए, तो वहां उस मूवमेंट में काफी वायलेंस था। वो वहां पर किसी एक नाव, एक विशेष नाव थी, उसके तहत उसमें टूना मछली होती है जिसे खाने से शरीर में कोई विशेष प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है। वो पकड़ रहे थे। वो वहाँ जो मूवमेंट चल रहा था उसमें किसी ने उनकी नाव के नीचे बम लगा दिया था और वो बम फटा और उनके चिथड़े हो गए। 79 में भारत की नेवी के 2 फ्लीट यहां से वहां अंतिम सलामी देने के लिए गए थे और हमें बताया जा रहा है कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। लेकिन उसी 79 में भारत का एक सपूत, जिसका कोई दूर दूर तक खानदान में आगे पीछे राजनीति में नहीं है, आज भी नहीं है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पैदा होने वाला सिताब दियारा से एक जेपी नाम का, जयप्रकाश नारायण नाम का आदमी निकला और पूरे देश में उसने कांग्रेस के खिलाफ एक मूवमेंट बनाया और 79 में उनकी भी डेथ हुई। 79 में भी संसद में वो महान हिंदू नेता थे जो कविता भी सुना रहे थे और जो फूल भी चला रहे थे, वो लोग 79 में भी थे, वो लोग 61 में भी थे। लेकिन 79 में जब यह कहा गया, और आप ही की सरकार थी, 79 में कहा गया कि जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, तो कुछ लोग खड़े हो गए कि नहीं, वो तो इस सदन के मेंबर ही नहीं थे, एडवीना माउंटबेटन थी। और ये पूरी कहानी मैंने नहीं बता रहा, कांग्रेस पार्टी का एक पढ़ा लिखा आदमी, बेहतरीन इंसान, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी थे कई कारणों से, क्योंकि उनको पाकिस्तान के बारे में वो बाद में वहां भी पोस्ट रहे, नटवर सिंह साहब ने किताब लिखी है। और जब वो किताब लिख रहे थे तो ये 272 वाली को पता चल गया था, तो ये गई थी उनके घर पे, उनको मालूम था वो क्या लिखने जा रहे हैं इसमें। लेकिन कुछ भी हो, कैसा भी कांग्रेसी हो, मरते मरते सच लिख के चला गया है। उस किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट एनफ। उसमें ये सारे कुकर्म लिखे हैं और उसमें एक बेहतरीन कुकर्म है जो हिंदुत्व की बात करने वाले संगठन हैं, छोटे हों या बड़े हों, ये उससे उनका आर्गुमेंट मजबूत होता है। 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी अफगानिस्तान के दौरे पे गई थी।
68 में। उस दौरे में उनके साथ में वो भी थे जो जहाज़ उड़ा रहे थे, नटवर सिंह भी थे। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से इंदिरा गांधी के जो काम थे वो सब हो चुके थे। यकायक इंदिरा गांधी ने अफ़गानिस्तान की सरकार से ये रिक्वेस्ट की कि मैं राइड पे जाना चाहती हूँ, और एवरीथिंग इज़ रिटन। तो उनसे कहा लोगों ने कि ये तो सब रेगिस्तान है, यहाँ आप कहाँ जाएंगी। उस पर इंदिरा गांधी ने इंसिस्ट किया। तो अब वो होस्ट कंट्री ने बात उनकी मान ली और उनका इंतज़ाम हुआ। उस वक्त नटवर सिंह मौजूद थे, और नटवर सिंह ने इस किताब को पेज नंबर 40 पे इसका जिक्र किया है। वो वहाँ गई और काफ़ी दूर जब आगे निकल गई तो एक ऐसी कुछ सूखा हुआ सा पेड़, कोई टूटी हुई सी ज़मीन पे ईंटें पड़ी हुई थी। मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया कि क्या एक प्राइम मिनिस्टर एक देश का एक रेगिस्तान में राइड के लिए निकले और होस्ट कंट्री कहे कि मैडम इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप क्यों जाना चाहती हैं। बोली मैं जाना चाहती हूँ। वो चली भी गई, चलिए वहाँ, और कि व्हाट इज़ दिस, आई वांट टू सी। तो उन्होंने कहा कि मैडम ये तो उजाड़ सी जगह है, यहाँ तो कुछ नहीं, एक टूटी हुई सी जगह पड़ी हुई है। वो गई, और ये नटवर सिंह नरेट कर रहे हैं, मैं नहीं नरेट कर रहा। और वहाँ जाकर के एक मज़ार थी जो टूटी पड़ी हुई थी, सूखी लकड़ियाँ थी, ऐसे करके कुछ पड़ा था। वहाँ खड़ी हो गई वो, आंख बंद करके 2.5 से 3 मिनट उस मज़ार के सामने है। नटवर सिंह उनके साइड में खड़े हैं। तो नटवर सिंह ने उनसे पूछा कि मैडम व्हाट इट इज। तो इंदिरा का जवाब है आई एम जॉगिंग माई मेमोरी। और वहां जो उस टूटे पत्थर पे जो उर्दू से लिखा हुआ था, उस पे लिखा हुआ था बाबे बाबर। वो बाबर की मज़ार थी। अब ये घटना नटवर सिंह ने लिखी। अब बाबर आप कहते हैं पूर्वज थे, मैं नहीं जानता, लेकिन उस घटना से तो लगता है कि भाई बाबर की कब्र पर 2-3 मिनट आप मौन होके खड़ी रहीं, और वहाँ उस पे पत्थर पे लिखा है बाबे बाबर। आप वहाँ किस लिए गई थी? सिराज अक़ीदत पेश करने, श्रद्धांजलि देने? तो क्या बाबर से लेना देना है? तो बहुत सारे लोग जब बाबर के बारे में बात करते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मेरा अब तक जितनी भी चीज़ों के बारे में बोलता हूँ, जो उस घर के लोग हैं उन्हीं की किताब से बताता हूँ। किसी दूसरे की किताब से बताऊँगा तो लोग कहेंगे कि उल्टा सीधा लिखा है। वो नटवर सिंह की किताब में सारा किस्सा बयान है। 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी की शादी हुई थी। आपको लगेगा कि राजीव गांधी की शादी से हमें क्या लेना देना, लेकिन मुझे बहुत कुछ लेना देना है, इसलिए बता रहा हूँ। 19 जून 1970 को इस शादी से देश का महान वैज्ञानिक पैदा हुआ था जो आलू से सोना बनाता है। और फिर 12 जनवरी 1972 को एक और पैदा हुई थी जिनकी 2 ही खासियतें हैं इस 50 साल में, कि उनकी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है, बाल इंदिरा गांधी से मिलते हैं, फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो पैदा हुई, उनका नाम है प्रियंका गांधी। मैं जो बात अपनी रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये बातें आपको कहा कि ताकि सीक्वेंस ठीक रहे। 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी की शादी हुई। 13 मार्च 1980 को वरुण गांधी का जन्म हुआ। 22 जून 1980 को मेरे घर से पास में एक जगह है जिसे सफदरजंग एयर क्लब या एयर ऐसे करके कुछ है, वो फ्लाइंग क्लब, सॉरी। संजय गांधी सुबह सुबह निकल के रोज़ की तरह जाते हैं और सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में जिस फ्लाइट को वो उड़ा रहे थे वो फ्लाइट उड़ी, फिर उसका मशीन कैसे ख़राब हुई और उस दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई। इतना बड़ा, इतना इम्पोर्टेंट आदमी, उसकी मौत हो गई
जिस आदमी ने इंदिरा को अकेले सत्ता पे दोबारा से स्थापित किया हो, इसकी आज तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। ऑफिशियली बता रहा हूं मैं। 28 मार्च 1982 को 2 साल के वरुण गांधी के साथ में मेनका गांधी को एक सफदरजंग एनक्लेव, एक सफदरजंग मार्ग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रहता था, उस घर से मेनका गांधी और उसके 1.5 साल के बच्चे को सड़क पे फेंक दिया। जाइएगा, टाइप कीजिएगा, हिंदुस्तान टाइम्स की इतनी बड़ी तस्वीर है। कौन था इंदिरा गांधी के साथ में? 31 अक्टूबर 1994 को सुबह 9:30 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी का एक इंटरव्यू फिक्स था, जो एक विदेशी मीडिया लेने आया था। और उस 9:30 बजे जब इंदिरा गांधी जाने वाली थी, तो घर में से किसने फोन करके, क्योंकि अक्रॉस द रोड था, ये जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ये बाद में बना है, पहले सफदरजंग पे था, तो सड़क पार करते ही ऑफिस था। किसी ने घर से फोन किया कि मैडम 15 मिनट बाद आएंगी। ये किसने किया, क्यों किया नहीं पता। 15 मिनट इंटरव्यू लेट हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी घर से बाहर निकली और उनकी हत्या हो गई। हत्या हो करके जो उनके घर से नजदीक वाला हॉस्पिटल था, वहां न जाकर के वहां गए जो घर से दूर था, और वहां बैक डोर पे गए, वहां ताला लगा था, फिर उनको लेके आए। कौन वो 2-3 लोग थे जो इसको लेके गए? 31 दिसंबर 1994 को 84 सॉरी नहीं 1984 की बात कर रहा हूं सर। 84 सर, आई एम राइट और रॉन्ग? 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई, और 21 मई 1991 में चुनाव के उस माहौल में 9 सभाएं राजीव गांधी ने की। उन 9 सभाओं में से 5 सभाओं में 272 इन्वॉल्व थीं, और श्री पेरुम्बदूर की सभा में वो नहीं थीं, और वहीं राजीव गांधी की हत्या हो गई। और 21 मई को हत्या होती है, और एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर 21 मई टू 21 जून, 21 मई में हत्या हुई, और 21 जून को राजीव गांधी फाउंडेशन बन गया। उसमें चिदंबरम जैसे महान किसान भी मौजूद हैं, जिन्होंने दुनिया को नई रोशनी दी है कि कौन पागल कहता है कि खेती जो है खेत में करो। उन्होंने गमले में 9 करोड़ रुपए का गोभी उगाया है। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने अपनी उसमें लिखा है, एफिडेविट में लिखा है। वो भी उसके सदस्य हैं। और एक कांग्रेस जो विदेशों में चलाते हैं, जो मीटिंगें तय करते हैं, जिनका अक्सर बीच बीच में जिक्र आ जाता है, वो भी उस ट्रस्ट के मेंबर हैं। लेकिन जो पॉइंट है, यहां से आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि 1997 में प्रियंका गांधी की शादी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक साधारण सा परिवार जो पीतल बनाने के, बर्तन बनाने का काम करता हो, उनसे शादी हुई। सर, कबाड़ी वाला कह के आपको आत्मसंतुष्टि हो सकती है, लेकिन वो कबाड़ी वाला ना हो, लेकिन कार उसके कबाड़ी वाले थे, तो उससे शादी की। मैंने इसलिए कहा कि हिंदुस्तान की फर्स्ट पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली में बेटी की शादी एक साधारण से मुरादाबाद के बर्तन बनाने वाले से हुई। इसमें मेरा कोई, मैं उसके स्टेटस पे नहीं जाना चाह रहा, मैं अपने तथ्यों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी बैक में जा रहा हूं। 1997 में वाड्रा से शादी हुई, और 21 जून 2000 को ये घटना हमारे देश में घटी। मैं तब से जानता हूं इनको, ये मेरे कॉन्शियस दौर की बात है, ऐसा नहीं कि उस जमाने मीडिया में था। देश का सबसे ब्रिलियंट युवा जो एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर था, वो छोड़ के आया था राजनीति, और राजनीति ज्वाइन की उसने।
राजेश पायलट देश का गृह मंत्री दिल्ली से कार से निकलता है। हमारे यहाँ एक टचपूंजिया नेता 200 साल पहले उसके घर में कोई एमपी होता ना, तब भी 200 साल तक उसका रुतबा चलता है, लेकिन वो गृह मंत्री रहा देश का। वो गृह मंत्री दिल्ली से कार से निकलता है और उस समय भी गहलोत की सरकार थी और जयपुर के पास कार का एक्सीडेंट होता है और उसमें राजेश पायलट की मृत्यु हो जाती है। आज तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। 16 अप्रैल 2001, ये ध्यान देने की बात है। एक सामान्य से समाज में किसी के पब्लिक फिगर के घर में डेथ हो जाती है तो अखबारों में छप जाता है, लोग पूछते हैं कैसे हुआ। ये भारत की फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली के बारे में कह रहा हूं। 16 अप्रैल 2001 को जिस वाड्रा से इस देश की सबसे पावरफुल फैमिली की बेटी की शादी हुई हो, राइट, उस परिवार के अंदर वाड्रा की बहन और प्रियंका गांधी की नंद कार से दिल्ली से निकले और ताज्जुब है ये कि दोनों ही समय वहां गहलोत की सरकार थी। दिल्ली से निकलते हैं और उनके साथ एक अज्ञात महिला थी। ये जो कार जली है उससे पता चला। अजमेर के अलवर के पास एक छोटी सी तहसील है जिसे बिहोर कहते हैं। कार में आग लगी और वाड्रा की बहन और वो अज्ञात महिला जल के मर गई। आज तक कोई पोस्टमार्टम नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। तब भी गहलोत की सरकार थी। 30 सितंबर 2001 इस देश का एक ब्रिलियंट लीडर, राजा परिवार से आने वाला, पढ़ा लिखा आदमी, साफ सुथरा आदमी, नए प्लेन से, उसमें 4 बड़े पत्रकार बैठे हुए थे जिसमें आज तक का भी एक पत्रकार था, गोपाल नाम का एक कैमरामैन भी था। दिल्ली से प्लेन, चार्टर्ड प्लेन उड़ता है और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर क्रॉस करते ही मैनपुरी नाम की एक जगह है, उसके ऊपर एक धमाका होता है और माधवराव सिंधिया की मौत हो जाती है। नॉट ए सिंगल इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड टिल टुडे। हो गया, खत्म हो गई कहानी। 2003 प्रियंका गांधी के देवर, जिनका नाम है रिचर्ड वाड्रा, ये 2003 की घटना है। आप में से बहुत सारे लोग दिल्ली गए होंगे। दिल्ली में ग्रीन पार्क एक जगह है, उस ग्रीन पार्क का एक मेट्रो स्टेशन भी है। वहाँ एक मार्केट बना हुआ है, बहुत ही टिपिकल मिडिल क्लास टाइप का मार्केट, जहाँ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। क्योंकि मेरा घर वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है तो मैं अक्सर वहीं से निकलता हूँ। उस मार्केट के एक छोटे से 6 बाई 6 या 10 बाई 10 का कमरा मान लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ होगी। उस 10 बाई 10 के कमरे में वाड्रा का भाई रिचर्ड वाड्रा फंदे पे लटका मिलता है, पंखे पे। कोई खबर सुनी थी कभी आपने? कोई सुना कभी कि कुछ ऐसा हुआ है? ये फर्स्ट फैमिली की बात कर रहा हूं, किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन इन तथ्यों को, इस जितनी मैंने घटना बताई हैं, इसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं ताकि आप आसानी से उस बात को समझ सकें। इस घटना के बाद में देश के एक जाने माने पत्रकार, अंग्रेजी के पत्रकार, जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल, हो सकता है वो राइट विंग को बहुत ज़्यादा सूट नहीं करते थे, लेकिन जर्नलिस्ट बहुत बड़े थे। उनका नाम था विनोद मेहता, और एक मैगजीन निकालते थे वो आउटलुक। विनोद मेहता में यह हिम्मत थी, जबकि वो थोड़ा कांग्रेस लीनिंग के थे, वो एक अलग बात थी, वो किसी का भी निजी मामला हो सकता है, लेकिन खबरों के साथ टेम्परिंग नहीं करते थे क्योंकि हम लोग सब उनसे निजी तौर पर उनको जानते थे। रिचर्ड वाड्रा के सुसाइड के बाद ये उनको शायद कुछ लगा होगा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने रिचर्ड वाड्रा के बाप राजेंद्र वाड्रा को अपने ऑफिस बुलाया और उनके साथ एक इंटरव्यू किया
जो जिस तरफ मैं ले जाना चाहता हूं, वो विनोद मेहता साहब अपनी बातों से राजेंद्र वाड्रा को उधर ले गए और सवाल जवाब उन्होंने किए। और आज भी आप चले जाइए, वो मैगज़ीन उस पर अवेलेबल है। उस मैगज़ीन के इंटरव्यू की हेडलाइन क्या थी? उस इंटरव्यू की हेडलाइन थी, आई डोंट स्केर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया, राजेंद्र वाड्रा। हिंदी में वो ये कहते हैं कि मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता। ये राजेंद्र वाड्रा के इंटरव्यू की हेडलाइन थी, जो विनोद मेहता जैसे कद्दावर जर्नलिस्ट ने लिया। और उनके इस इंटरव्यू देने के चंद दिन के बाद उसी यूसुफ सराय से थोड़ी दूर एक होटल में उनके गले के अंदर लोहे की चेन बंधी हुई थी और उनकी हत्या हो चुकी थी। ये न खबर बनी, न इसकी इंक्वायरी हुई, लगातार लाइन से मौतें हुई, लेकिन खबर आई और दूसरे दिन समाप्त हो गई। लेकिन उसी परिवार में एक महिला जीवित है। जानते हैं कौन? हाँ? वाड्रा की मां। आप कह सकते हैं वो कौन है? वाड्रा की मां हिंदुस्तानी नहीं है, वो किसी दूसरे देश की नहीं। उसके अलावा पूरा खानदान समाप्त हो गया। आज तक कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसे हुआ। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थी, वो सब कुछ भी नहीं थी। उसके बावजूद राजीव गांधी की जब हत्या हुई तो राजीव गांधी किसी के पति हो सकते हैं, लेकिन राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन वो मैडम गई और उनके अंदर अपार समुद्र उनका जागने लगा और उन्होंने जिन लोगों ने राजीव गांधी की हत्या की थी उनको माफ़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भाड़ में जाए, देश के प्रधानमंत्री की हत्या हो गई वो भाड़ में जाए, उन्होंने माफ़ कर दिया तो उनको छोड़ दिया गया। ये इस देश में वो घटनाएं हैं जो कभी किसी ने न जानी न पढ़ी। लेकिन इसी तरीके की कुछ घटनाएं उस दौर में भी हुई जब हमारे पिताजी मौजूद थे। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप आज भारत जिस मोड़ पे खड़ा है, इसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये मौका आपको 1000 साल बाद मिला है। इसलिए मेरी देख, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन कहीं दूर दूर तक नहीं है। मीडिया में था, इस्तीफा दिया, एक दिन लगा कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं है। कोई बड़े से बड़ा संगठन हो, कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ लेना ही नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस समाज को, इस देश के बच्चों को इतना झूठ बताया गया है, इतना झूठ बताया गया है कि वो सच को अब झूठ मानने लगे हैं। सनातनी हिंदू समाज का एक भी इंस्टीट्यूशन, वो मंदिर का हो, वो शंकराचार्य का हो, कोई इंस्टीट्यूशन प्योर बचा ही नहीं है। और फिर हम दोष देते हैं दूसरों को। हमारे यहां सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है समाज का, हमारी आस्थाओं का, शंकराचार्य। 4 होते हैं, 8 घूम रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? सरकार, बीजेपी, कांग्रेस जिम्मेदार है। आपने किसी इंस्टीट्यूशन को प्योर नहीं छोड़ा। मंदिर में जिस आदमी का काम है वो पूजा कराए, विधि विधान से कराए, कैसे कराए, ये उसका प्रोरोगेटिव है। उस मंदिर में क्या हो रहा है, ये पुजारी की जिम्मेदारी है कि वो बताए। न मैं वहां जाता, न आप वहां जाते। क्या होता है क्या नहीं होता आपको नहीं पता। आप पूजा करने जाते हैं, वो पूजा विधान से करा देता है यहां। लेकिन उस मंदिर के अंदर सरकार कैसे घुसी, ये तो वो बता सकता है ना मुझे। इसमें सरकार रोक रही है। कोई समाज में आदमी ऐसी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता। सिर्फ एक भीड़ चल रही है, धारा 370 हटाओ, 370 हटाओ। किसी को कुछ पता नहीं है, 370 हटाओ। हट गई 370, अब क्या हुआ? हट गई, खुश हो सकते हैं, मैं भी खुश हूं कि हट गई। लेकिन अगर इतना जोर एक दूसरी बात पे दिया होता तो आप कुछ और होते।
इसलिए क्या, कब, कैसे कहना है, क्या जरूरी है, कौन सी चीज हजारों साल तक होगी और कौन सी तत्कालिक तौर पे आपको शायद शाम तक इस्तेमाल की हो, ये बात, मैं तो आउटसाइडर हूं, मुझे तो ये पागलपन की खोज चढ़ी हुई है, मैं ये करता रहता हूं। हजारों संगठन है, हर गली में 4 हिंदू संगठन है सर, और सब राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, ये भी, और तब भी राष्ट्र नहीं बच पा रहा। किसी ने पूछा खड़े होकर के, किसी नेता ने, किसी संगठन ने, कि भारत को रात के अंधेरे में 1976 में जब संविधान बनना था तो उसमें अंबेडकर, नेहरू, अयंगर, पटेल, ये तमाम बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, जब सेकुलर शब्द की बात आई तो इन चारों ने अपने अपने तर्कों से सेकुलर शब्द को नकार दिया कि भारत सेकुलर नहीं हो सकता, और सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत, सबसे एकेडमिक, फिलोसफिकल जो आर्गुमेंट रखा वो सिर्फ अंबेडकर ने रखा, किसी और ने नहीं रखा। हम किसी से द्वेष इसलिए करेंगे उसका सरनेम क्या है, ये हमारी बीमारी है। विद्वान विद्वान होता है, उसके सरनेम क्या है इसका महत्व नहीं होता। हम सरनेम देख के कहते हैं अच्छा ये तो होंगे ही क्योंकि ये तो पैदाइशी ज्ञानी है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। संविधान सभा के अंदर सबसे पावरफुल आर्गुमेंट बी आर अंबेडकर का है। बी आर अंबेडकर, मेरी बात आप भावुक हैं उनको लेके, अच्छी बात है। बी आर अंबेडकर ने सेकुलरिज्म की डिबेट पे यह कहा कि अनादिकाल से भारत में अनेक मतक के लोग यहां आए, यहां रहे, उन्होंने पूजा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, कोई हजारों साल में ऐसी घटना नहीं मिलती कि यहां के मूल निवासियों ने बाहर से आने वाले लोगों की पूजा पद्धति को तोड़ा हो, मारा हो, उनको नुकसान पहुंचाया हो। वो यहां आए, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति को फैलाया। एक घटना ऐसी नहीं मिलती। भारत की मिट्टी में और सनातनियों के खून में जो सेकुलरिज्म है उसे संविधान में लिख करके उसको बौना मत करो, ये उनका आर्गुमेंट था। तब सबने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके कुछ लोगों ने 76 में जब देश के सारे नेता जेल में थे तो ये कहा कि नहीं, भारत का संविधान सेकुलर होना चाहिए। और थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। सन 76 के अंदर रातों रात भारत के प्रेमबिल के अंदर, और बहुत लोग नहीं जानते, प्रेमबिल जो होता है वो आत्मा होती है। जो पहला पेज है संविधान का, जिसे प्रेमबिल कहते हैं, वो वर्जिन होती है, उसमें कभी चेंज नहीं हो सकता। रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप समय समय पर कोई नया लाते हैं, कानून लाते हैं, अमेंडमेंट करने की गुंजाइश होती है। लेकिन 76 में जब ज्यादातर नेता जेल में थे, आपने बिना मीटिंग के, बिना संसद की सहमति के प्रेमबिल के अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द जोड़ा। मैं इसको भी माफ कर देता हूं क्योंकि मेरा आर्गुमेंट दूसरा है, मुझे जहां जाना है, मैं इसलिए उस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। हो गया। अगर 76 से भारत सेकुलर हो गया था तो उसमें लिखा हुआ है सबके अधिकार बराबर हैं, राइट? जब सबके अधिकार बराबर हैं और भारत स्टेट का मजहब, यानी भारत स्टेट का रिलीजन कोई नहीं, भारत कोई हिंदू स्टेट नहीं है, इसलिए चाहे वो 42,000 पारसी हो, 92 लाख जैन हो, 1.6% सिक्स हो, उनका और 84 करोड़ हिंदुओं के सबके अधिकार बराबर है। एग्री, कोई डिबेट नहीं। लेकिन वो तमाम कहां हैं जो सुबह से शाम भाषण भाषण भाषण, कुत्ते पे, बिल्ली पे, हर बात पे बोलेंगे। ये बात क्यों नहीं इस देश में उठी कि जब सब बराबर हैं तो मज़ारों से, गुरुद्वारों से, चर्चों पे उनकी आस्था के लोग वहां जाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं और सरकार उस पैसे को टच नहीं करती। तो फिर मेरे मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार कैसे लेती है? ये मैं आपको लार्जर पिक्चर, देखिए मैं मेरा हमेशा से ये रूल रहा है कि लड़ाई ऐसी लड़ो जो 1000 साल तक उसका आपको फायदा हो। लड़ाई चुनाव जीते हार गए, फिर ये जीते वो हार गए, ये चलती रहेगी। उन मुद्दों को उठाओ कि सालों दर साल आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यह कानून बन गया, मैंने किसी पार्टी के मुंह से 4 शब्द नहीं सुने। दुकानें चलानी है ना, कि जब तक हिंदू पिटेगा नहीं कुछ लोगों की दुकान नहीं चलेगी।
जब तक हिंदू पागल नहीं रहेगा लोगों की दुकान नहीं चलेगी। इसलिए हिंदुत्व के नाम पे दुनिया जमाने की दुकानें खोली हुई हैं। भारत के सनातनी हिंदू मंदिर जो इस देश में हैं, उन मंदिरों पे चढ़ने वाले चढ़ावे की गिनती आपके पास नहीं है। ये जो वैष्णो देवी जहां आप जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये मैं, 530 करोड़ रुपया सिर्फ अकेली वैष्णो देवी पे चढ़ता है। देवस्थानम बोर्ड कहां है? वहां है, तिरुपति में है। 1300 करोड़ रुपया एक मंदिर पे चढ़ता है। नाथ द्वारा मंदिर राजस्थान में है। एक बेटी ने विधानसभा में पर्ची देके पूछा कि इस मंदिर पे जो पैसा चढ़ता है कितना आता है और सरकार उसमें से क्या खर्च करती है। सरकार ने लिख के दिया है, गहलोत की सरकार ने, नाथ द्वारा मंदिर से 83 करोड़ रुपया सालाना आता है। हम मंदिर के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं करते, हम सेकुलर कामों पे ये पैसा खर्च करते हैं। कुल मिलाकर के भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पे एक साल में 10 लाख करोड़ रुपया आता है। अगर आपने इस लड़ाई को लड़ा होता और आपके अंदर चरित्र होता, ईमानदारी होती, मेरी जाति का बैठ जाएगा तो इसको नहीं देगा, वो लेगा तो ये खा लेगा, ये संगठन ले जाएगा, इस मुद्दे को लड़ा होता और ये मंदिर के उठाए हुए पैसे जो आपके पैसे थे वो अगर आपको मिलते, मेरा दावा है 10 लाख करोड़ विदाउट इन्वेस्टिंग ए सिंगल पेनी एवरी यू आर गेटिंग, इस देश में एक भी दलित और एक भी ब्राह्मण का बेटा बिना स्कॉलरशिप के नहीं रहता। लेकिन हम सरकारों के ऊपर निर्भर हैं, आओ हम तुम्हें देंगे, तुम्हें नहीं देंगे, तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो। लड़ाई लड़ो तो ऐसी लड़ो कि आने वाली नस्लें तुम्हें 100,000 साल तक याद रखें। हमने 370 हटा लिया, बहुत अच्छी बात है, 370 हट गया। अब ऐसा लगता है कि सारा भारत जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने जा रहा है। इसी 370 की जितनी चर्चा हुई उससे खतरनाक एक धारा है, उसका जिक्र नहीं है। इसलिए मैंने कहा यह बेईमानी है, इसे मैं इंटेलेक्चुअल बेईमानी कहता हूं। जो लोग ये कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं, आप बेईमान हैं। मैं आधी बात कहूं, आधी नहीं कहूंगे, पुष्पेंद्र जी ये बात नहीं होगी। या तो उस विषय को उठाओ मत, जब उठाओ तो उसकी पूरी बात कहो। 370 से खतरनाक धारा जानते हैं पूरे देश में क्या है? 370 आपको यह रोकती थी कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं ले सकते, आप वहां मकान नहीं बना सकते। इतना ही था ना, यही था ना। तो आप उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको डोमासाइल का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा ना, 3 साल मिनिमम रहने के बाद, तब लेंगे। क्या हिमाचल में कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। लेकिन उससे खतरनाक धारा क्या थी? 371। क्या है ये धारा? भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एक राज्य है जिसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। क्योंकि मैं गया हुआ हूं, इसका मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अरुणाचल प्रदेश में आप जब एंटर करेंगे तो बॉर्डर पे पुलिस एक परमिट बनाएगी आपका कि आप किसके यहां जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, और उस परमिट को जारी करेगी। और विद इन दैट परमिट आप नहीं लौटे तो दे विल अरेस्ट यू। जम्मू कश्मीर की धारा 370 से 100 गुना खतरनाक है कि आपको भारत के एक राज्य में परमिट लेना है और परमिट ऊपर नीचे हो गया तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। वो वही है। तो धारा 370 हटी, पूरे देश में कानून है डोमासाइल 3 साल का। यहां कितने साल का है? क्यों हम 15 साल तक इंतजार करें जमीन लेने के लिए और 15 साल वहां रहें और फिर हम जिंदा बचें? ऐसे 2-4 राष्ट्रवादियों के नाम बताइए। अगर 12 साल आपने किया है वहां, तो इसका मतलब है कि 12 साल आप वहां रहोगे, फिर वहां लड़ोगे, फिर वहां जिंदा बचोगे। तो इतना बड़ा राष्ट्रवाद किस में सूझ रहा है, जरा मैं भी तो जानूं। लोगों को पता नहीं है। इसलिए छोटी छोटी चीजों की जानकारी करेक्ट रखिए। ये जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे, मैं यंग बच्चों से ज्यादा बात करता हूं, तो उनको आप करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। आप अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उनके ऊपर थोप रहे हैं। सिर्फ करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। जरूरी नहीं है कि सब एमपी बनेंगे तभी कुछ होगा। बिना एमपी बने हुए भी
ऐसे ही मंचों से बोलने से गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्रों को चमकौर के युद्ध में मुगलों ने धोखे द्वारा मार दिया गया, एक साहबजादा फतेह सिंह और साहबजादा जोरावर सिंह। अगर आने वाली नस्लों के अंदर अपने पूर्वजों के प्रति वो पुरुषार्थ पैदा करना है तो जाति मत देखिए कि मेरी जाति का ही पुरुषार्थी होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। सिर्फ इतनी ही मुहिम चलाई हमने कि अगर इस देश में बच्चों को पुरुषार्थ इतिहास बताना है तो गुरु गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे जो चले गए और 2 बचे हुए थे बच्चे, उनकी गर्दन के ऊपर एक इस्लामिक रूलर ने तलवार रखी और कहा कि इस्लाम कबूल कर लो। 6 साल के और 9 साल के बच्चे ने कहा वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया और उसकी खबर उनकी दादी गुर्जरी देवी को पता चली, उनका देहांत हो गया। एक आदमी जो गुजरात से आया है ना, जो कम पढ़ा लिखा है जिसे हम कहते हैं, ओह पढ़ा लिखा, पढ़े लिखे तो नेहरू जी भी बहुत थे। उसी आदमी ने कहा कि अब से बाल दिवस 26 दिसंबर को मनेगा, जिस दिन ये दोनों बच्चों की शहादत हुई थी। अब जब बच्चे को आप बताएंगे इस कहानी में, किस्सों में, तो आपके बच्चे अपने आप को किस लीने से जोड़ेंगे, तब चचा की हरकतों से नहीं जोड़ेंगे। फिर कहा गया चचा जो हैं बाल दिवस पे बच्चों से मिलते हैं। मुझसे पूछा कि क्या इसके पीछे कारण हो सकता है। मैंने कहा मैं बदतमीज आदमी हूं, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। मैंने कहा वो बच्चों से नहीं मिलते, उन बच्चों में मेरे कौन कौन से हैं वो ढूंढते हैं। बहुत दूर तक लाइन है उनकी। तो आप सिर्फ यहां से खड़े होकर के भी यही काम पार्लियामेंट में पहुंच के नहीं हो सकता। मैं उस बंधन से नहीं बंधा हुआ। जिस संविधान को लोग कहते हैं ना ये संविधान ऐसा है वैसा है, पता ही नहीं है लोगों को, क्योंकि आम पब्लिक को इंटरेस्ट ही नहीं है, नेताओं को इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कैसे छोटी छोटी चीजों से कितना बड़ा बदलाव होता है, इसका मैं नमूना आपके सामने रख रहा हूं, जिसके लिए कुछ आंदोलन नहीं करना था, मंचों से कहते थे। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देश का प्रधानमंत्री कोई भी होगा, इतना बड़ा देश है, उसके सामने इतनी सारी चीज़ें हैं और ज़रूरी नहीं है कि उसके आसपास जो ब्यूरोक्रेट हों वो उसको ये राय देते हों। और पार्टी में भी जब लोग सिर्फ भारत माता की जय के अलावा कुछ ना जानते हों तो उसको बताएगा कौन कि ये भी चीज़ है साहब, बता तो वो कब करेगा अलग बात है। हमने नहीं बताया। भारत का संविधान जब बना तो भारत के संविधान बनने के बाद में जब वो कंप्लीट हो गया तो देखिए, अगर आपके अंदर वो दिल में अगर लगी हुई है तो आप बहुत ज़्यादा सर मैं ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ये नहीं की जरूरत पड़ती। अगर यहां लगी है तो आप कैसे किसी कार्य को खामोशी से कर दें और इतना लॉजिकल करें कि उस पर कोई डिबेट ना कर सके। तो मैं बार बार अंबेडकर को क्यों बड़ा मानता हूं कि उन्होंने संविधान बनाया, लोग बहुत सारे अपनी कम अकली की वजह से ये अंबेडकर ने ऐसा कर दिया, रिजर्वेशन का, ठीक है, इट्स ओके, वो चेंजेबल है, उसको आप चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट लाके हटा सकते हैं, मुझे नहीं उसमें ज़्यादा जाना। लेकिन अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन है, अद्भुत कंट्रीब्यूशन है। ये तो उनको बता दिया कि वो संविधान उन्होंने बनाया था, उन्होंने नहीं बताया, हजारों लोगों ने बनाया होगा। लेकिन संविधान में मेरे मतलब की चीज़ क्या है जो मुझे बार बार अपने होने का गर्व कराती है, मैं उसको ढूंढता हूं, मैं उसके अलावा नहीं ढूंढता किसी में। जब संविधान कंप्लीट हो गया, बन गया, तो अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और राष्ट्रपति भी थे। बन गया तो देखिए दोनों बात कर रहे हैं। अब आप कह सकते हैं उनकी बात पुष्पन जी आपको कैसे पता। उनकी बातचीत में जो लोग शामिल थे उनका देहांत 2007 को हुआ है और जाने से पहले अपने बेटा, जो उनका बेटा विदेश में रहता है, उनका परिवार यहाँ है, एक बड़े काम के लिए वहाँ गए, वो सब रिकॉर्ड कर चुका है। और उसको सुनने के बाद फिर जो चीज़ें मुझे बताई गई, वहाँ गया मैं, वो जबलपुर के रहने वाले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर की ये बात यहां तक भी उसने बताई, तो मैंने कहा कि ये बात अगर उनकी तरफ से आती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरफ से, तो चलो मान लेते, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो उनके बारे में जो राय बनी हुई थी कि वो थोड़ा हिंदूवादी थोड़ा ज़्यादा थे, ये उनके बारे में एक राय है। लेकिन ये अंबेडकर की तरफ से बात आई। संविधान का जो पहला पन्ना है उसकी पहली लाइन क्या है?
अच्छा, और उसके बाद इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, राइट। इसी लाइन को पकड़ा और दोनों ने कहा कि ये जो भारत का जो संविधान है, ये इसमें पिछले 70 सालों में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी था ये, उसमें कुछ ऊपर नीचे किया। तो उन्होंने कहा कि इसमें इंडिया है, इसमें भारत नहीं है। संविधान लिख चुका है, फाइनल हो चुका है। तो दोनों ने कहा कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि इसमें जितने चैप्टर हैं, विदेश के ऊपर क्या करना है और हमारा ये कैसे होगा और वो कैसे होगा, तो क्या हम हमारी जो हजारों साल की सभ्यता है, उस सभ्यता के जो चिन्ह हैं, हम उन चिन्हों को इसमें डाल दें तो भी हमारी हजारों साल की सभ्यता जीवित हो जाएगी। और दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और ये किसी को उन्होंने नहीं बताया। और बंगाल में कलकत्ता के पास एक जगह है शांति निकेतन, उस शांति निकेतन में रहने वाले एक बहुत बड़े उस समय के आर्टिस्ट जिनका नाम था नंदलाल बोस, उनको ये काम सौंपा गया और उन्होंने अपना जो सबसे यंग आर्टिस्ट था जिसका नाम था राम विहोर सिन्हा, वो जबलपुर के रहने वाले थे। उनकी उम्र उस वक्त 21 या 22 साल की थी। नंदलाल बोस ने उनसे कहा कि इनको पढ़ के तुम्हें चित्र बनाने, और समय हफ्ते भर का था मुश्किल से। आप सोचो कि कुल मिला के 26 चित्र बने और किसी को पता नहीं, अंबेडकर को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता है, दोनों ने किसी को हवा नहीं लगने दी। ये सोचो कि कितना बड़ा काम किया होगा। और चित्र बन गए। तो ये जो ज्ञानव्यापी है, जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उस शिवलिंग के सामने एक नंदी है, आप में से बहुतों ने देखा होगा। उसी नंदी का चित्र भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर है। ओरिजिनल संविधान की बात कर रहा हूं मैं। आदर्शों को लिया गया, पुष्पक विमान पे मां सीता, राम और लक्ष्मण की तस्वीर पेज नंबर 5 पर है। उसी में छत्रपति शिवाजी हैं, उसी में सुभाष चंद्र बोस हैं, उसी में रानी लक्ष्मीबाई हैं, उसी में बौद्ध धर्म की दीक्षा है, उसी में जैन धर्म की दीक्षा है। पूरे कुल मिला के 22 चैप्टर थे। और जब वो छपने गया तो ये खबर लीक हो गई। लीक हो गई तो मैं फिर उन पूर्वजों को कहता हूं कि शायद वो अगर अड़ जाते तो ये यहां कहने का सौभाग्य मुझ जैसे लोगों को नहीं मिलता। वो अड़े नहीं, बल्कि उन्होंने कहा भाई अब तो आधा छप गया है। उन्होंने बीच में ऐसा फंसाया कि चचा जान को पता चल गया, वो फ्यूरियस हो गए इस पे। और फिर ये कहा कि ये तो एक तरफा है फलाना। तो उनका आप 2-1 चित्र आप बता दीजिए, वो बनवा के डलवा देंगे। पूरे 22 चैप्टर में हर चैप्टर पर एक एक चित्र है। चचा जान की पसंदीदा 2 लोगों का तस्वीरें उसमें अकोमोडेट की गई। और एक चैप्टर पर टीपू सुल्तान है और एक चैप्टर पर अकबर है। वहाँ 2-2 तस्वीरें हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि परिस्थितियां उनके लिए गंभीर रही होंगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उन लोगों के लिए, कि एक तो उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया लेकिन कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कंप्रोमाइज करके कम से कम देश को ये तो बता दिया कि चलो अगर 2 पागल उसमें हैं तो 22 तो अपनी सभ्यता के लोग हैं। और वो संविधान में थी। और संविधान, ये जो पागल आदमी कहता है ना संविधान, वो दिखाता लाल डायरी जाने कहां से लेके आया। खोलो तो अंदर उसमें लिखा हुआ है एक पजामा, एक कुर्ता, एक चुन्नी, उसमें ये लिखा हुआ है। वो जो धोबी को कपड़े देते हैं ना तो लिखते हैं वैसे ही कुछ है उसमें अंदर। वो कहते हैं ये संविधान। अब उससे पूछो मेरे भाई कि तुम इनको कह रहे हो कि ये आरएसएस के दबाव में बदल दिया और फलाने दबाव, तुमने तो संविधान लिखने के बाद ही उसमें से तस्वीर हटा दी। अब आप कह सकते हैं कि हट गई, लेकिन भाई इन्हीं मंचों से चिल्लाते रहो। नई संसद बनी, लोगों ने कहा नई संसद ऐसे होगा, वैसे होगा, फलाना होगा, कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नई संसद में जब पुरानी संसद से झोला लेकर के एमपी पहली बार वहां गए और जब उन्होंने झोला बच्चे की तरह खोला तो उसमें एक निकला संविधान की कॉपी।
और जब खोली तो नंदी दोबारा से प्रकट हो गए। तो जो नया संविधान आया है, नए संविधान की कॉपी आई है, उसमें वो 22 चित्र आपकी सभ्यता को दर्शाने वाले वापस आ गए। जाइए और खरीद लीजिए और बताइए लोगों की कि इस पे लिखा हुआ तो अंग्रेजों के दलालों ने लिखा है, लेकिन तस्वीर सनातनी हिंदू समाज को बताती है। एक पागल मोदी की पिच पे जाने के लिए तैयार है, उसको ये बाद में पता चला कि जनेऊ कुर्ते के अंदर पहनते हैं, ऊपर नहीं पहनते हैं। वो रोज रोज कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से इसको छोटा दिखा दूं, तो कभी मंदिर जाएगा, कभी मंदिर आएगा। उसको ये पता नहीं है कि जिस शिव मंदिर में तू जा रहा है उसमें वो साक्षात भभूति लगाए खड़ा हुआ है, तो उसको नहीं हरा सकता। ये दौर है कि जब आप तिलक लगा के ऑफिस चले जाते थे तो आपको थोड़ा सा लगता था कि यू आर आउट ऑफ। सरकार किसी भी ऐसे चिन्ह को संवैधानिक पद पे बैठने के बाद तो दूर दूर तक नहीं होते थे। आप इस बात को ध्यान रखिए। हम तो 20 साल में मीडिया में रहे, हमको मालूम है। कम से कम सबसे बड़ा बदलाव यह है क्योंकि आप बदले हैं, इसलिए देश का प्रधानमंत्री इतना लंबा तिलक लगा करके राम मंदिर में दंडवत लेटता है। और जब वो दंडवत लेटता है तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि इनका प्रधानमंत्री अपनी आस्थाओं के प्रति इस बात की चिंता नहीं करता है कि भाईजान नाराज हो जाएंगे, 2 वोट नहीं देंगे। उसको इतना यकीन कराइए कि भाईजान के बगैर 85 करोड़ तुम्हारे साथ हैं, बाकी की चिंता मत करो। इसमें समय लगेगा, ये 1-2 दिन में होने वाला नहीं है, इसलिए रोज रोज उसको परेशान मत करो। वो इस खेल का बेहतरीन खिलाड़ी है। उसको पता है कब चुबाना है, कब चुप हो जाना है। उससे सवाल, आप हैं ही नहीं, उस पिच के खिलाड़ी नहीं है। वो 15 साल की ठीक ठाक ट्रेनिंग लेके आया है और वो बदला है, तो आपका टेम्परामेंट बदला है। आप कह रहे हैं घुस के मारो, उससे पहले तो कहते यार नहीं यार, आटा महंगा हो जाएगा। इसलिए आपके बदलने से सत्ता बदली है, मैं ये मानता हूं। इसलिए मैंने शुरू में कहा, जिस दिन राष्ट्र एक दिन भी राष्ट्र की सामूहिक शक्ति, सनातनियों की सामूहिक शक्ति जिस दिन भी सार्वजनिक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी। इसमें कुछ नहीं करना है। एक बार तय कर लो कि ये सरनेम जो है, ये जाति जो है, हमारी चौखट के अंदर तक की पहचान है। जब चौखट पार करके समाज में निकले तो सिर्फ सनातनी होकर निकले, सब समाप्त हो जाएगा। बड़ा काम करिए, छोटे छोटे चक्करों में मत पड़िए। ये समय लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। बहुत लोगों को जल्दी है, जल्दी से ये हटे, लेकिन अभी हटना नहीं चाहता। और आपने ऐसे, क्योंकि हम जब नेता भी चुनते थे तो उसमें ऐसे देखते जैसे लड़की के लिए वर देख रहे हैं। अरे नेता चुनो तो जो इस देश में समस्याएं हैं, वो सब समस्याएं संसद में नहीं होंगी। कुछ समस्याओं का समाधान संसद के बाहर निकलेगा। और अगर बाहर निकालने वाला खिलाड़ी आपको मिल गया है तो राम मंदिर का फैसला हो गया। आप कह रहे हैं क्या आर्गुमेंट दिया? राम मंदिर का फैसला मैं तो पब्लिकली कहता हूं, मुझे तो चैलेंज नहीं किया किसी ने पिछले कई सालों से, न मुझसे कहा, बल्कि मुझसे कहा पुष्पेंद्र पब्लिक में कह रहे हो उससे छवि। मैंने कहा छवि? मैं उसको शेर कह रहा हूं, आप कह रहे हो छवि। राम मंदिर का फैसला आर्गुमेंट से नहीं हुआ। राम मंदिर का फैसला देने वाले जज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप लोग भूल गए। जो लोग काल्पनिक बता रहे थे राम मंदिर को, उनकी भी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन उस जज ने, छोटे से कद के हैं, मोदी 1 कदम चलता है वो 3 चलते हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट देखना चाहता हूं कि हमारे जजेस साहिबान जहां बैठते हैं वो कैसी जगह है। अब एक नॉर्मल सा आदमी सोच सकता है कि जो आदमी 15 साल सीएम रहते समय कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस गई होंगी, वो कोर्ट में क्या देखना चाहता है। पूरी एसपीजी ने सैनिटाइज कर दिया। देश का प्रधानमंत्री था, चीफ जस्टिस उसको कोर्ट दिखा रहे थे। उनको भी समझ में नहीं आया कि कोर्ट देखने आया ये।
ये है, ये है। वो कोड दिखा रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहा कुछ भी, चले जा रहा है। 2-3 चक्कर के बाद वो थक गए और उसके बाद अपनी जेब से कागज़ ऐसे निकाला, कहा कि जज साहब इसे देख लीजिए। उनकी समझ में नहीं आया कि ये क्या कागज़ है। कागज़ देखने के बाद जेब में वापस रख लिया। जज साहिबात बाहर निकले और 2 दिन बाद उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दिया, मैं 40 दिन में राम मंदिर का फैसला दूंगा। कौन सी संजीवनी दे दी थी जिससे दिया, और फिर उन्होंने एक तरफा फैसला दिया। लेकिन ये लगे कि हाँ थोड़ा सा इसमें सेकुलरिज्म भी है, तो वहाँ मस्जिद की भी जगह दे दी। हम लोग क्योंकि उस फील्ड थे, हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, इसमें कुछ हुआ है, वो देर से समझ में आएगा। बाद में पता चला कि जज साहब के सारे तर्क होश उड़ गए उनके, जब उसने कागज़ दिखाया कि तुम्हारा दामाद जो हाई कोर्ट में है ना, वो करप्शन में है, रख लो। अब वो दामाद को बचाएं या अपनी बचाएं? तो ससुर को दामाद को बचाना था, तो उनका ठीक है, फैसला दे दिया, फैसला हो गया, आप खुश हैं। इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। इसलिए रोज़ रोज़ पूछो मत कि ये क्यों किया, वो क्यों किया। अपना घर चलाओ, बेटी के साथ बातचीत करो, बेटी के साथ फिल्म देखने जाओ। जो युवा घूम रहा है वो अपनी बहन के साथ पिक्चर देखे। और माताजी सास भी कभी बहू वाली साड़ी पहनने की जगह अपनी बेटी के साथ ज़रा बेटी के दोस्ती से बात करें, ताकि बेटी को लगे कि उसके घर में भी उसकी कोई सुनता है। आप सुनते नहीं हैं, बेटा बाहर घूम रहा है, पिताजी नौकरी कर रहे हैं, माताजी कहीं बिजी हैं। वो जवान लड़की, उसके शरीर में, उसके मन में उम्र के साथ बदलाव हो रहा है, उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं, उसकी कई जिज्ञासा हैं, कई चीज़ें हैं। वो बातचीत करते में जो समाप्त हो जानी चाहिए थी वो कोई करता नहीं है। और लड़की को बोझ समझ करके उसकी शादी की बात भी माता पिता जब करते हैं तो उसको लगता है यार मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी माँ बड़ी परेशान है, मेरा पिता बड़ा परेशान है। तो कभी कभी वो अपने ऊपर ही दोष देने लगती है और वो एक तरीके के दूसरे माहौल में चली जाती है। और बातचीत याद रखिएगा, घर में अगर एक दूसरे से बातचीत अगर नहीं करेंगे ना तो आदमी को प्रॉब्लम होगी। वही बच्ची जब सड़क पे निकलती है तो उसको पता नहीं होता कि अहमद भाई कलावा बांध के खड़े हैं और वो 2 अच्छी बातें करता है और वो बेचारी अहमद भाई के साथ चली जाती है। अपनी बेटियों के साथ बातचीत करिए और हो सके तो माएँ लेटेस्ट साड़ी पहने, इस पे कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन ये भी कहें कि बेटी शहर में ये सबसे अच्छी फिल्म आई है, मैं सिर्फ तेरे साथ देखना जाना चाहती हूँ। चैप्टर क्लोज। हमने बहुत छोटी छोटी हरकतों से अपने बच्चों को बहुत डिस्टेंस पे कर दिया है। हम ही को ये बीमारी चढ़ गई है कि हमारा बेटा अमेरिका में जाके हाई पैकेज की नौकरी करेगा, बेटा हाई पैकेज की नौकरी करेगा, बेटी की शादी आपने कर दी, तो ये जो पिताजी ने महल बनाया है इसकी रक्षा कौन करेगा? कोई करेगा कि नहीं करेगा? कुछ मतलब ही नहीं है, अंधी दौड़। बेटी के लिए वर ढूंढेंगे तो गोत्र में गोत्र, गोत्र में गोत्र ढूंढेंगे। 4 गाड़ियां हैं, 5 गाड़ियां हैं, हमारी बेटी राज करेगी। भैया राज करने के लिए शादी कर रहे हो क्या? अपनी बेटी के लिए लड़का चुनते वक्त कभी यह सोचा है कि हम इसके लिए एक ऐसा पुरुषार्थी मर्द चुने जो इसके गले में हाथ डालने वाले जिहादी का हाथ काट के उसके हाथ में दे दे? हम नहीं सुनते। हम कारें, मकान, सोना, जाने क्या करते हो भाई? वो सोना नई जगह बनाएगा। साधारण साधारण चीजों को आपने ऐसा कर दिया है कि चीजें खराब हो गई हैं। 47 में जाकर रिकॉर्ड में देखिए, भारत के अंदर चंद वृद्धाश्रम थे। सनातनी हिंदू समाज ने जितना पैसा कमाया उससे 1000 गुना आपके देश में वृद्धाश्रम बने हुए हैं। एक बता दीजिए, पारसी का, सिख का, मुसलमान का कोई ऐसा हो कि बुढ़े माँ बाप हो जाते हो तो लोग वहां जाके छोड़ाते हो क्योंकि अब ये बोझ हो गए हैं। सिर्फ हिंदू समाज में है। सारे के सारे आप वृद्धाश्रम देखिए, भरे पड़े हैं। बेटा यहां नौकरी करता है, वहां वो पागलों की स्थिति में, जिसे आपको बुढ़ा नहीं होना है। वो उम्र से बुढ़े हो गए हैं लेकिन वो आपकी धरोहर है, वो नहीं होना है। सबको बड़ा बनना है, सबको अंधी रेस में लगना है, करोड़ों रुपया, ये रुपया। कश्मीरियों को ये पागलपन सूझ गया था
कश्यप ऋषि के वंशजों को यह पागलपन सूझ गया था। पंचतंत्र की कहानियां जहां लिखी गई उन कश्मीरियों को पागलपन एक बार आया और समाप्त हो गए। 89 से लेकर के 2025 आ गया। हिंदू को यह दिमाग से गलतफहमी निकाल देनी चाहिए कि यह पुलिस वाला हिंदू है। पुलिस वाला हिंदू नहीं है, वो उस नियम का गुलाम है जो नेताओं ने बनाया है। ये फौज आपको बचाएगी नहीं, फौज आपको बचाने के लिए नहीं है। अब आपका एक मिथ और टूट गया होगा, ये काले कोट पहनने वाले लोग आपको न्याय नहीं दे सकते। इसलिए जिस बेटी ने सच बोला, कॉमा, फुल स्टॉप, जेर, जबर, हमजा, छोटी है बड़ी है, सब कुछ उसने सच बोला, क्योंकि उसके साथ जज साहब न्याय नहीं कर पाए। बल्कि जज साहब ने जो आर्गुमेंट दिया, कहा तुम्हारे कारण पूरे देश का माहौल खराब हो गया है। जज साहिबान का दिल तो करता है कि उतार के इतना जूते मारो पूछे मत। नुपुर शर्मा ने कुरान मजीद में जो लिखा है उसका वर्बेटम बोला है। उसके कारण तो देश में माहौल खराब हो गया है। लेकिन जो लोग चौराहे चौराहे, सड़क सड़क, मस्जिदों की छत पर से कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा का कत्ल वाजिबुल कत्ल है, ये बेटी हमको जब भी मिलेगी हम इसके चौराहे पे उसका मर्डर करेंगे, उसके खिलाफ जज साहिबान नहीं सुनना चाहते। कश्मीरी हिंदू पंडितों की एक पिटीशन लेकर के एक कश्मीरी पंडित सुप्रीम कोर्ट में जाता है और कहता है, माय लॉर्ड, जिन लोगों ने मेरी मां की बहन का रेप और मर्डर किया है उनके खिलाफ FIR हैं, वहां की थानों में FIR हैं, और वो लोग प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। वो कन्फेस कर रहे हैं कि मैंने एयरफोर्स के 4 ऑफिसर को बोटी बोटी काट दिया। वो घूम रहे हैं। कम से कम आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और जिनके खिलाफ FIR है कम से कम उनके खिलाफ केस तो चलाइए। ये काले कोट पहनने वाले लोग ये छोटी छोटी बात पर जो ज्ञान बांट रहे हैं, इनका चेहरा इतना बदनुमा है कि एक जज दिल्ली में जिसके घर से करोड़ों रुपया मिला, वो भी फायर ब्रिगेड वालों ने बताया, उस जज के खिलाफ कुछ करने से डरे हुए हैं क्योंकि उसके पास सम की कुंडली है। वहां नहीं हुआ, लेकिन 500 रुपए रिश्वत लेता हुआ एक पुलिस वाला, जो बेचारा शायद इस मजबूरी में भी लेता होगा, जो तनख्वाह उसे देते उसका घर नहीं, उस पे तो कानून, उसूल, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका में इसके ऊपर क्या कहा गया है, फ्रांस की अदालत में इस पे क्या कहा गया है। अबे चोरों, ये बताओ कि एक जज के घर से करोड़ों रुपया मिलेगा तो उस पे आज तक FIR क्यों नहीं हुई है? उस पर नहीं बोलेंगे। वो जज साहिबान इतना ज्ञान दे रहे थे और उन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडितों की ये कहते हुए पिटीशन रिजेक्ट कर दी, नो 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 नो, इट्स टू लेट, अब तो कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन उससे एग्जैक्टली 7 दिन के बाद में एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच में गई, और उस बेंच में कमाल, मैं वही तो कह रहा हूं कि ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा हल्की सी धूल हो तो ऐसे करके है, हम उसको भी नहीं देख पा रहे। इसको बोलो ना, बताओ ना लोगों को। सुप्रीम कोर्ट की उसी बेंच के बाद 10 या 11 दिन के बाद एक पिटीशन गई। अच्छा, हमको ये पागलपन है कि हम किसी एक बात को छोड़ते नहीं। फिर 11 दिन बाद एक पिटीशनर गया, मालूम है क्या लेके आया? कि गांधी जी को 3 नहीं 4 गोली लगी थी। चलो 4 लगी होंगी, मेरा इस पर डिबेट नहीं। पिटीशन एक्सेप्टेड। 1989 की घटना के मर्डरर्स सड़क पे घूम रहे हैं, FIR लेके घूम रहे हैं, उनके साक्ष्य नहीं मिल रहे। लेकिन 48 में गांधी को 3 लगी थी, 4 लगी थी। ये पिटीशन एक्सेप्ट हो रही है। ये इसलिए हो रही है कि सनातनी हिंदू समाज आपको सब बेवकूफ समझते हैं। आपका काम है टैक्स दीजिए और आप दीवार पे लिखा हुआ स्लोगन, हम दो हमारे दो, इसका अनुपालन कीजिए।
और आप ही के साथ में एक दूसरा समाज रहता है, वो भी वही पढ़ता है, हम दो हमारे दो। लेकिन उसने एक लाइन और जोड़ी हुई है, हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। कोई नहीं पूछ रहा है। ये कानून फानून मूर्खों के लिए होता है। इस देश में कोई कानून नहीं चल रहा है। बंगाल में क्या हुआ, कोई कानून चल रहा है? मुझे बताइए। क्या संविधान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जजेस नहीं है, पुलिस नहीं है? पुलिस भी हिंदू है, जज भी। थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं, इसका मेरा मतलब नहीं कर रहा हिंदू सब कुछ तो आपको लगता है कि आपका है। किसको जस्टिस मिल रहा है? दिल्ली में 58 लोग मारते गए, कोई पूछ रहा है? कोई गला काट देता है, कोई उसका बेचारा झारखंड में एक बच्चा था, उसका गला काट दिया। मैं उसके घर गया, उसकी नानी शायद 15 दिन से रो ही रही थी। कोई पूछने वाला है कि सड़कों के अंदर क्या हो रहा है? रोज रोज घटनाएं नहीं आ रही, अब तो छुपाने की तरफ चल रहा है कहानी। नहीं बताओ यार, मुश्किल हो जाएगी। एक छोटी सी घटना इतनी बड़ी घटना हो जाती है क्योंकि आप अपने साथी के साथ खड़े नहीं होते। आप सोचते हैं मुझे क्या लेना देना। अच्छा, यादव का कोई मरा, मरने दो ना साले को, मुझे क्या लेना देना है। ठाकुर का मरा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एक के ऊपर भी भारत में हो तो पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसलिए कश्मीर 89 में हुआ और 89 से ये खबर आप लोगों तक नहीं पहुंची। आपके शहर के हमारे दोस्त विवेक होती ने एक फिल्म बनाई, तब इस देश के हिंदुओं को पता चला कि कश्मीर में ऐसा हुआ था। फिर आपको जीवित रहने का अधिकार नहीं है। उनका सब्जी वाला बेचते बेचते भी जानता है कि इजराइल फलस्तीन में मुसलमानों को मार रहा है। उसे पता है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपको पैसा कमाना है, रुपया कमाना है। शर्मा जी की 4 गाड़ी है तो मेरे पास जब तक 6 नहीं हो जाएंगी मैं समाज में छोटा दिखूंगा। आप आपस में तुलना कर लीजिए। आपकी माँ बूढ़ी हो जाए, पिता बूढ़ा हो जाए, ये काम के नहीं है, इनको भेजो। हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। बड़े बड़े डीएम कमिश्नर के यहां देखिए ना, कितना बड़ा बड़ा पैकेट लेके जाते हैं आप लोग। जितना बड़ा काम उतनी बड़ा पैकेट। होली दिवाली पे कभी आपने एक चीज सोची है? ये जो पुलिस वाला है, ये जो खड़ा हुआ है, इसकी तनख्वाह बहुत कम होगी। ये यहां खड़ा हुआ है, इसको हर दूसरा आदमी गाली दे सकता है। ये पत्थर के निशाने में सबसे पहले यही आएगा और आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। आपके और पागल जिहादियों के बीच में ये आखिरी लाइन बची है। जो पत्थर आपके घर की खिड़की पे जाना है वो इसके सर पे पड़ रहा है। कोई कुछ स्टेट कुछ करने वाली नहीं है। इससे आप प्यार से बात नहीं कर, ठुल्ले कैसे हम बात करते हैं। ये भी हमारी घर, इसी आप में से किसी पड़ोसी का बेटा, पति, भाई होगा। होली दिवाली आप मनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। अपने जिस मोहल्ले में रहते हैं उसमें जो थाना लगता है, कभी समय निकाल करके उस थाने में कितने सिपाही हैं, कौन कौन रहता है, सिर्फ उनसे कहिए अपना एड्रेस दे दीजिए। और होली दिवाली में थोड़ी सामूहिक मिठाई बनवाइए और बिना किसी पार्टी का और संगठन का माथे पे पट्टा लगाए। जब आपकी होली शांतिपूर्वक हो जाए, जब ये वहाँ खड़ा होगा ना, तब इसके पीछे इसके घर जाइएगा और इसके बच्चों से कहिएगा हम ये मिठाई इसलिए देने आए हैं कि तुम्हारे पिताजी देर से आएंगे, तुम ये मिठाई ले लो। ये जेस्चर इसको इतना पागल कर देगा कि ये पलट के पहाड़ियों के मारेगा। इसको लगेगा कि अगर मेरे और इनके बीच में मुझे कुछ हो गया तो सरकार मुझे कुछ देगी नहीं देगी, ये समाज मुझे बेरोजगार नहीं देगा। यही ताकत इसको दे दी है। ये आखिरी लाइन है। आर्मी नहीं आएगी यहां आपको, पहले यही रोकेगा। इसके साथ ऐसा बर्ताव मत कीजिए। ये किसी का बेटा, किसी का पति है। बहुत छोटे छोटे काम करिए, इससे भी काम बन जाएगा। कितना भी किसी से आपका, शर्मा जी से, वर्मा जी से कितना भी झगड़ा हो गया हो, लेकिन ठीक है हो गई, झगड़ों को इतना लंबा मत कीजिए। बहुत दूर कहानी चली गई है, आप सेग्रीगेट हो गए। यहां हुआ हमको क्या फर्क पड़ता है, वहां हुआ हमको क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आग आपके घर तक पहुंच गई है, आप सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं।
आपके पास पैसे हैं, आपने अटैची उठाई, आप चले गए अमेरिका। सब नहीं जा सकते। अगर भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता कोई तस्वीर नहीं है। भारत माता ये मिट्टी है, इस मिट्टी को बचाना है। जय। तो यहां से जब जाएं तो दो ही बातें मैं चाहता हूं कि जिन बातों को आपने मुझसे सुना, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, मुझे मेरे YouTube पे लिख दीजिए, मेरे Facebook पे लिख दीजिए, मेरे ईमेल पे भेज दीजिए, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। इस पूरी यात्रा का एक ही मकसद है, आपको करेक्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको चीज़ बताई जाए। इसलिए अंत में एक बात कह करके कि ये भारत कब आज़ाद हुआ था? कब आज़ाद हुआ है? 2000 नहीं, ये तो आपका दिल कह रहा है ये आपका दिल कह रहा है। मैं उस संदर्भ में नहीं कह रहा। मैं एक झूठ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो 15 अगस्त 1947 की डेट है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी से उतरते हैं और देखते हैं कि सामने वाला हमें क्या सोचेगा, लेकिन सामने वाला ये भी सोचेगा कि दुनिया के पहले मूर्ख हैं कि 15 अगस्त 1947 की कोई डेट ही नहीं है आज़ादी की, और ये 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ ये मना रहे हैं। आज संचार क्रांति के दौर में एवरी डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, उस पर पैसा खर्च नहीं कर रहा है। जिस समय 15 अगस्त 1947 का जो समय था, उस समय ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली की कैबिनेट की मीटिंग के मिनट्स देखिए, उनकी कैबिनेट की मिनट्स में लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 इट वाज ए ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण और आज़ादी दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए आपका संविधान कब बना? 26 नवंबर 1950 को कंप्लीट हुआ। इस बीच में बना ना, तो बनाने वाले ज़्यादातर लोग कौन थे? सब ऊपर नीचे किया, बस इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, बाकी तो कुछ बदला नहीं। भारत के इतिहास, भारत की मान्यताएं, उसमें कुछ है ही नहीं। आज भी 1860 के कानून से पुलिस चलती है, 1861 के कानून का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है। लेकिन हम ये पुलिस ऐसा क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती है कि पुलिस की स्थापना क्यों हुई थी ये कभी पढ़ा कहीं? ये पुलिस क्यों बनाई गई थी जिसे आज आप पुलिस समझते हैं? इस पुलिस का निर्माण, इन थानों का निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, और इसलिए कराया था कि जहां जहां अंग्रेज सीधे तौर पर राज नहीं करते थे, वहां लगान वसूलने के लिए राजा से चले जाते थे, और जहां जहां अंग्रेज डायरेक्ट राज करते थे, तो जब वो लगान लेने जाते थे तो गांव वाले उन्हें देख करके हॉस्टाइल हो जाते थे, पत्थर मारते थे, लड़ जाते थे। तो अंग्रेजों को बहुत, क्योंकि कम गिनती में थे, तो अंग्रेज़ों ने थानों का निर्माण किया, और सिर्फ इसलिए किया था कि ये थानों में जो पुलिस काम करेगी ये उन अंग्रेज़ों के साथ जाती थी, और ये गांव वालों को पीटते थे, फिर वो उनको टैक्स देते थे। अब इन बेचारों की गलती दूसरी है, ये लगान वसूलने जाते थे उस समय अंग्रेज़ों के लिए। अब इनको ये पता नहीं कि वो चले गए हैं, ये आज भी वसूल रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि किसी चीज़ की जड़ में जाएं। हम कह रहे साहब ये तो, अरे भाई मेरे, ये इसी काम के लिए बने थे, यही काम था, ये डिसमेंटल होना चाहिए था आज़ादी के बाद, लेकिन डिसमेंटल नहीं हुआ। यहाँ पे जो बैठे ट्रांसफ़र के बाद चचा, उन्होंने कहा यही काम तो हम भी कर रहे हैं, यही कर रहे हैं बेचारे आज भी। अब आप इनको गाली दे रहे हो, तो ये तो लिखी हुई बात कर रहे हैं, ये तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं वसूली करके। ये बात अलग है कि अब अंग्रेज़ नहीं, अब ये गोरे अंग्रेज़ों तक पहुँचाते हैं उसको। क्योंकि जो कमिश्नर साहब होते हैं हर शहर में, हर जगह के कमिश्नर हैं, पुलिस चीफ हैं, उनकी पत्नी जैसे ही कमिश्नर बनता है पत्नी उसी दिन से सोशल वर्कर हो जाती है, और ये बेचारे उसी को दे दे के थक जाते हैं मेम साहब को। तो सारी चीज़ें, सब कुछ ओपन है। इस दौर में अपनी भूमिका तय कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। और आखिर में मेरा अपना एक स्लोगन है, मैं ज़ोर से आपके साथ बोलूँगा। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, आप चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए,
और अगर ये तीनों काम नहीं कर रहे तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।